नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस व राजकुमार। मिशन ग्रुप डी के तहत मैंने आपके लिए जो सीरीज चलाई है, मैराथन सीरीज, 25 दिन में 25 चैप्टर साइंस का ख़त्म। और ये सीरीज जो पूरा फॉलो कर लेगा, 25 चैप्टर का सीरीज जो पूरा फॉलो कर लेगा, साइंस में उसका 25/25 कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे उन्होंने आज से पहले साइंस पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। समझ गए ना बात को? तो काफ़ी ज़्यादा ये सीरीज इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो भी सीरियस स्टूडेंट है, जो इस बार जॉब लेना चाहते हैं ग्रुप डी में। साइंस की वजह से मैं सिलेक्शन आपका नहीं रुकने दूंगा, इतना साइंस व राजकुमार का दावा है अगर आप इस चैनल पर आए हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। और इस श्रृंखला में जो आपका ये आज ये तीसरा क्लास है, कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। इसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया है। आप उसका प्लेलिस्ट का यही नाम है 25 चैप्टर 25 दिन, मतलब 25 दिन 25 चैप्टर वाला सीरीज साइंस व राजकुमार। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, या आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। अभी ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, अगर ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो आपको पीछा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो 2 ही क्लास अभी आपका हुआ है, तीसरा जो है आपका ये हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खत्म करेंगे इसी चैप्टर में, समझ गए ना? और टेलीग्राम वगैरह जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम वगैरह में आपको जो है बहुत सारे पीडीएफ मिलती है। जैसे कि मैथ का कंप्लीट नोट्स का पीडीएफ हमने आपको पूरा डाल दिया है, अर्थमेटिक एडवांस का पूरा डाल दिया है, और आपका जो है और क्या कहते हैं जीके करंट अफेयर्स, ये सब का भी क्लास में अभी मैंने बता दिया। जीके करंट अफेयर्स स्टडी जीके का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 9 वीडियो में खत्म करेंगे करंट अफेयर्स और जीके को भी, है ना? तो उसके लिए भी क्लास नहीं होगी, कुछ दिन बाद उसकी भी होगी। जब क्लास होगी तो बता दूंगा, लेकिन मैंने स्ट्रेटजी उसका बता दिया पूरा, ठीक है ना? वो भी जाकर देखना। अब बात करते हैं सर ये साइंस का नोट्स, ये जो पढ़ा रहे हैं आप, इसका कैसे मिलेगा? देखो मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, ये नोट्स जो आपको ये पेड रहता है। साइंस का नोट्स आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा, ये नोट्स आपका पेड रहता है। ये नोट्स अगर आपको लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, या इस पर आप मैसेज करिए। इस पर आप जो है मैसेज करके, नोट्स का जो प्राइस है वो मात्र 99 रुपये, ठीक है ना? इस पर मैसेज करके आप जो मेरे भाई है आप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है ना? कैसे लेना है, क्या है, पूरा मिलेगा, ये मिलेगा, जो भी है सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस पर कॉल नहीं कीजिएगा, अगर कॉल कीजिएगा तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि उतना टाइम, फालतू टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सिर्फ काम की बातें करिएगा, ठीक है ना? खैर चलिए, आप समझदार समझ गए होंगे। अपना क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ जो लेगा हमारा साइंस का, उसको पढ़ना कैसे मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे अभी आप ये डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लास देख रहे हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लास देख रहे हैं, क्लास देखने के बाद ही आप पीडीएफ को रिवीजन करें। ऐसे अगर आप जो चाहते हैं कि नहीं हम क्लास नहीं देखेंगे, सिर्फ पीडीएफ ही पढ़ेंगे, सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से आपका ज़्यादा इफेक्टिव वो नहीं होगा। सिर्फ अगर पीडीएफ पढ़ेगा तो 25 नंबर का साइंस आता है ना, उससे आप 25 में 25 ला सकते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी मेरे पीडीएफ से आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जो माइंड में बताऊंगा मैं, ये जो वीडियो में बता रहा हूँ, इससे मैं कनेक्ट होता हूँ आपसे, तो बेटर ये रहेगा कि मेरा क्लास देखिए, उसके बाद आप पीडीएफ को रिवीजन मार लीजिए। साइंस समझिए आपसे थर थर काँपेगा, ऐसा समझिए, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे सब चीज़ पर। कौन सा क्लास हमारा है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। यानी कि देखिए, हम जैव प्रक्रम चैप्टर को देखेंगे। कौन सा साथियों? जैव प्रक्रम देखेंगे। मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यही सब चैप्टर है जो कि हमें पढ़ना है। आप लोग को डाउट भी होता है सर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा है, जरा हमें भी बता दीजिए। यही चैप्टर आपके सिलेबस में, ये जो टोटल आपका इसी से पूरा आपका प्रश्न एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? जो चैप्टर इसमें नहीं लिखा है वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? इसी चैप्टर से आपका प्रश्न आएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सिर्फ यही सिलेबस है। बाकी जो चैप्टर इसमें नहीं लिखा हुआ, समझिए वो चैप्टर एनसीईआरटी ने हटा दिया, ठीक है ना? सिर्फ यही चैप्टर, जितना भी इसमें लिखा हुआ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैंने टेलीग्राम पर डाला हुआ है। ये आपको सिर्फ यही चैप्टर पढ़ना है, और ग्रुप डी में इसी से प्रश्न आएंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, हमने जीवन की मौलिक कोशिका पढ़ लिया, ऊतक पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है आता है क्या? पाचन तंत्र आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एस्केलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र आता है, और एक आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र। तो जैव प्रक्रम को जो है हम सोच रहे थे कि सभी को एक ही पार्ट में खत्म कर दें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, समझिए कि 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो 4 घंटे का थोड़ा सा रिकॉर्ड करना मेरे लिए थोड़ा सा समय मेरे को उतना नहीं मिलता है, रिकॉर्ड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं इसको जो है सोच रहा हूँ डाइजेस्टिव को अलग कर दूँ, फिर आगे उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। तो फिलहाल अभी जैव प्रक्रम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम खत्म करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर जैव प्रक्रम क्या होता है? अगर आपसे पूछ दे, बोल देगा कथन के रूप में कि जैव प्रक्रम के बारे में, मतलब जैव प्रक्रम के बारे में क्या सही है, इस तरह से प्रश्न आ जाए तो आप क्या करिएगा? देखिए, जैव का मतलब क्या होता है? जीवन। और प्रक्रम का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो एक जीव को, ध्यान रखिएगा, मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ, एक जीव को जीवित रहने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा,
एक जीव को जीवित रहने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस उसमें होगा, वो सारे प्रोसेस मिलके जो है जैव प्रक्रम बनाते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा भी है, वे सभी प्रक्रम जो जीवों में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि एक जीव को जीने के लिए जितने भी प्रोसेस कार्य होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, उन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे मेरे भाई, उन सभी को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहेंगे। जैसे कि देखिए, पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अगर आप में पोषण नहीं हो रहा है तो आप जीवित हो पाइएगा। पोषण का मतलब वही खाद्य पदार्थ, खाना पीना नहीं खाइएगा तो आप जीवित रह पाइएगा, आपका जीवन संभव नहीं है। पाचन की बात करें, अच्छा अगर आप खाना खा लिए, अगर खाना नहीं पचेगा फिर भी आपको दिक्कत है, फिर भी आपका जीवन सही नहीं है। अगर भोजन पच गया है, श्वसन नहीं हो रहा है। श्वसन का मतलब होता है कि जो भोजन खाए हैं आप, उससे ऊर्जा मिलना। जो भोजन खाए हैं जब वो पच जाएगा तो उससे ऊर्जा मिलता है, वो श्वसन होता है। श्वसन दो तरह का आपको देखने को मिलता है। एक आपका इसमें श्वासोच्छ्वास, मतलब अभी श्वसन का मतलब आप समझिए कि सांस लेना। अभी आप श्वसन का मतलब समझिए सांस लेना, लेकिन श्वसन का मतलब होता है ऊर्जा मिलता है श्वसन से। अभी उसमें पढ़ेंगे हम फिलहाल, ठीक है ना। तो श्वसन मतलब अभी आपको क्या समझना है, सांस लेना, या ये आप समझो, ठीक है ना। लेकिन श्वसन का रियल मतलब क्या होता है, श्वसन होने से आपको ऊर्जा मिलती है। जो भी भोजन आप खाए हैं वो पच के जब उसके साथ श्वसन वाला क्रिया होगा तो ऊर्जा देगा। लेकिन श्वसन में हम सांस लेने वाले भी प्रक्रिया को पढ़ेंगे और कैसे ऊर्जा मिलता है श्वसन से वो भी पढ़ेंगे। तो श्वसन अगर नहीं हो रहा तो वो भी दिक्कत है आप में। परिवहन की बात करें, परिवहन का मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर में ब्लड दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। नहीं दौड़ रहा है, रक्त आपका जो आपका ब्लड है वो शरीर में नहीं दौड़ रहा है, रक्त वाहिका में सही से वो नहीं फ्लो हो रहा है, तो वो भी दिक्कत है आपका। कहीं जम जाएगा खून तो वो भी दिक्कत होगी आपका, तो जीवन संभव नहीं है। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब हो गया कि आप जो खाना जो खाए, अब ऐसा थोड़े है कि खाना में सभी अच्छे पदार्थ ही रहते हैं, ऐसा थोड़े है क्या, ऐसा नहीं होता है ना। तो खाना में जो बेकार पदार्थ हैं वो क्या आपके शरीर से बाहर भी निकालना चाहिए। अगर आपके शरीर से बाहर नहीं निकाल रहा तो वो भी आपको एक दिक्कत है। मतलब मेरे कहने का मतलब मलमूत्र बाहर निकालना है ना, ये सब बाहर निकालना वो उत्सर्जन के अंतर्गत पड़ते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया में से अगर कोई एक प्रक्रिया नहीं होगा तो क्या आपका जीवन संभव है, बिल्कुल जीवन संभव नहीं है। ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी प्रोसेस सम्मिलित रूप से कार्य करेंगे तो वो हम बोलेंगे जैव प्रक्रम ठीक ठाक से चल रहा है। समझ आया जैव प्रक्रम। चलिए अब इन्हीं में से बारी बारी को हम जो है अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। पोषण को पढ़ते हैं, पाचन को पढ़ते हैं, श्वसन को पढ़ते हैं, परिवहन को पढ़ते हैं, उत्सर्जन को पढ़ते हैं, फिर आपका जैव प्रक्रम खत्म हो रहा है। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, पाचन पढ़ेंगे। समझ गए ना। अब बोलोगे सर अगर ऐसे करेंगे तो 25 दिन में 25 चैप्टर खत्म हो पाएगा। अरे वो मेरे हाथ में है भाई, उसकी चिंता क्यों करते हो। अब थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा गला भी फंस जाता है ना, लगातार 2-3 घंटे वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बस इतना ध्यान रखना है 25 दिन में आपका मैं किसी तरह खत्म करूँगा। वो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें श्वसन परिवहन को एक साथ खत्म कर देंगे, या श्वसन परिवहन उत्सर्जन इसको तीनों को भी एक साथ खत्म कर सकते हैं। वो मेरे पे है ना। जब हम मेहनत करेंगे तो आप क्यों नहीं करेंगे मेरे साथ, आप भी करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। यानी जैसे जैसे मैं आपको घुमा रहा हूँ वैसे वैसे आप घूमते चलिए बस, और आप भी एग्जाम में साइंस को घुमा दीजिएगा आराम से। समझ पाए ना मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए तो पोषण को थोड़ा सा देख लेते हैं। पोषण मेरे भाई क्या होता है, इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव वृद्धि करता है, रखरखाव और ऊतकों की मरम्मत के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन के लिए पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, सिंपल सा अगर आपको कोई पूछ दे कि हमको सिंपल वे में बताइए पोषण का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए 3-4 पॉइंट लिख दिया पोषण के बारे में। पोषण एक प्रोसेस है, पोषण एक प्रोसेस है जिससे हमें क्या मिलता है, पोषक तत्व। पोषण मेरे भाई क्या है, प्रोसेस है। सुनना ध्यान से, पोषण एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, यानी कि पोषण जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम यही करते हैं कि जितने भी पोषक तत्व हैं उनको लेते हैं और हम ऊर्जा हमें मिलती है। जब ऊर्जा हमें मिलेगी तो हमारा बॉडी जो है एकदम रख रखाव, हमारे बॉडी का कोशिका सब एकदम मस्त रहेगा, ऊर्जा मिल रहा है, कोशिका को ऊर्जा मिल रहा है, ऊतक को मिल रहा है, सभी अंग को मिल रहा है, मस्त से कार्य करेगा वो, हमारा बॉडी का ग्रोथ विकास अच्छे तरह से होगा। समझ पाए क्या बात को, फिर से बताता हूँ। देखो पोषण क्या है, पोषण एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है, इस प्रक्रिया के तहत हम पोषक तत्व को खाते हैं। अब बोलेंगे सर ये पोषक तत्व क्या है, देखो पोषक तत्व क्या है, कहाँ गया ये। पोषक तत्व का मतलब हो गया जैसे आपका हो गया वसा हो गया, विटामिन हो गया, वसा विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया,
प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और हो गया आपका खनिज लवण। तो कितना हमने लिख दिया? 5 लिखा। तो अगर आपको कोई पूछ दे कि पोषक तत्व कितने होते हैं, तो कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, विटामिन, ये पांचों हम अपने दैनिक जीवन में डेली खाते हैं, तभी हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा, कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी। समझ गए ना? एक बैलेंस डाइट के रूप में, संतुलित आहार के रूप में सभी को हम लेते हैं। हमें थोड़ा सा डेली वसा भी खाना चाहिए, हमें विटामिन भी खाना चाहिए, हमें खनिज लवण भी खाना चाहिए, हमें प्रोटीन भी खाना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी खाना चाहिए। ये पांचों अगर हम खा रहे हैं डेली, तो हमारे पास कोई भी रोग नहीं होगा। मतलब हमको कोई रोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम संतुलित आहार ले रहे हैं। सभी पोषक तत्वों को हम संतुलित वे में ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं कि पता चले प्रोटीन खा लिया एक दिन में, बहुत कार्बोहाइड्रेट खेबे नहीं किए, खनिज लवण खेबे नहीं किए, ऐसा नहीं। हम पांचों हमें डेली खाना चाहिए एक स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ वृद्धि ग्रोथ शरीर के लिए। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए ना? पोषण एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम पोषक तत्व को क्या करते हैं? अपने अंदर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, बॉडी ग्रोथ करता है, हाइट बढ़ती है हमारी, हर एक अंग विकसित होता है, हर एक अंग को ऊर्जा मिलती है, तो वो अपने आप विकसित होने लगता है। तो पोषण हमारा यही है। ये हमने पोषण के लिए आपको लिख दिया। समझ गए ना? चलिए, अब बात करते हैं इधर। अच्छा, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं सर कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमें कैसे मिलता है? आप रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब खाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिल गया। अब प्रोटीन सर कैसे मिलेगा? दूध खाते हैं आप डेली, दाल खाते हैं, प्रोटीन मिल गया कि नहीं मिल गया? आप मीट खाते हैं, प्रोटीन मिल गया। समझ गए? अब हमें सर सब चीज़ लेना है ना। वसा सर कैसे मिलेगा हमको? वसा देखिए, थोड़ा बहुत दूध में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और आपका घी में वसा मिलता है, मक्खन में आपको वसा मिलेगा, मिल्क वाला प्रोडक्ट में आपको वसा मिलेगा। अब सर विटामिन किस में मिलेगा? फलों में आपको विटामिन मिलेगा। सर अब बच गया खनिज लवण। खनिज लवण किस में मिलेगा? खनिज लवण आपको मिलेगा सब्जियों में, खनिज लवण मिलेगा, पालकों में खनिज लवण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप नमक खाते हैं, उसमें आपको सोडियम, नमक क्या होता है? सोडियम और क्लोराइड का मिश्रण है। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? खनिज लवण हुआ हमारे लिए। तो हम पांचों चीज़ें डेली अपने संतुलित आहार में लेते हैं, जिससे हमारा बॉडी स्वस्थ ग्रोथ करता है। ठीक है, चलिए, अब पोषण के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण, एक विषमपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। स्वपोषी क्या होगा? देखो, स्व मतलब खुद, पोषी मतलब पोषण, वही बता दिया आपको। जिस प्रक्रिया में जीव भोजन खुद बनाए, मतलब स्वपोषी पोषण क्या होगा कि इस पोषण में क्या होगा कि जो जीव आएंगे ना, इस पोषण में जो जीव आएंगे वो वो अपना भोजन खुद बनाएंगे, कहीं से भी वो अपना भोजन जो खुद बनाएंगे, खुद अपना भोजन कहीं से उपाय करके खा लेंगे, क्योंकि नाम ही है स्वपोषी। स्व मतलब खुद, पोषी मतलब भोजन, मतलब अपना भोजन खुद बना के कहीं से उपाय करके वो खाएंगे, उसे कहेंगे स्वपोषी पोषण। तो इसमें कौन आएंगे? हरे पेड़ पौधे, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आएगा कि हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधे सबको याद रहता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया किसी को याद नहीं रहता है। साइनोबैक्टीरिया, इसका नाम भले बैक्टीरिया, इसमें देखिए, इसमें कन्फ्यूजन वाला बात है। इसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। सभी लोग सोचेगा अरे ये तो बैक्टीरिया है, जीवाणु। नहीं मेरे भाई, नाम भले इसका साइनोबैक्टीरिया, लेकिन ये क्या एक प्रकार का शैवाल है। ये क्या है? शैवाल है। क्या ये शैवाल है? और कौन सा शैवाल है? नीले हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरित शैवाल। ध्यान रखिए, नीले हरित शैवाल। शैवाल जानते हैं ना? थैलोफाइटा जो पौधा होता है उसी का ये पार्ट होता है शैवाल। एकदम सिंपल पौधा होता है शैवाल आपका। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? नीले हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ध्यान रखिए। अब विषमपोषी की बात करें, देखो विषमपोषी का एक और नाम है, इसको परपोषी भी, कहीं कहीं आपको परपोषी दिखा मिलेगा, तो एक ही बात है। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा? परपोषी, विषमपोषी की बात है। परपोषी क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें भोजन खुद बनाया जाता था, इसमें भोजन नहीं बनाया जाएगा खुद से, ये दूसरे पर निर्भर रहेगा खाने के लिए। जो भोजन खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहे उसे परपोषी कर देंगे या विषमपोषी कर देंगे। ठीक है, तो विषमपोषी पोषण में जो भोजन प्राप्त किया जाएगा जीवों के द्वारा, वो दूसरे पर निर्भर रह के प्राप्त किया जाएगा। समझ गए ना? वही हमने यहाँ पर लिखा है, जिस प्रक्रिया में दूसरे पर निर्भर होकर भोजन प्राप्त करें उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विषमपोषी पोषण प्रक्रिया के तहत रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसमें मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आ जाएगा, है ना? हम लोग भी क्या करते हैं? हम लोग अपना भोजन खुद से थोड़े बनाते हैं। आप बोलेगा हम किचन में जाके बना लेते हैं खुद से, तो हम भी स्वपोषी हो गए? नहीं मेरे भाई, किचन में जाके आप जो बना रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट है बनाने वाला, चावल दाल सब्जी बना रहे हैं, वो कहाँ से आया? वो तो पौधे से आ रहा है।
तो आप कैसे हो गए स्वपोषी? आप तो परपोषी होंगे, आप तो पेड़ पौधों पर निर्भर है कि नहीं है? तो ये सब आपके परपोषी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि विषमपोषी को हम आगे 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला आपका हो गया परजीवी, क्या हो गया? परजीवी, परजीवी। और दूसरा आपका हो गया मृतजीवी, दूसरा आपका क्या हो गया? मृतजीवी हो गया। और तीसरा मेरे भाई आपका हो गया प्राणी संपोषी। क्या हो गया? प्राणी संपोषी। ये 3 प्रकार जो है अलग से कभी कभी पूछ ले आते हैं, बहुत कम, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। परजीवी का मतलब क्या हुआ? देखिए, है विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण के प्रकार है। इसका मतलब क्या है? सभी दूसरे पर ही निर्भर होकर भोजन प्राप्त करेगा। ये तीनों जो हमने लिखा है, ये तीनों दूसरे पर ही भोजन निर्भर होकर प्राप्त करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है जो कि एग्जाम्पल पूछ ले जाता है। अब बोलेंगे सर परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी का मतलब हुआ कि वैसे जीव जो दूसरे पर आश्रित होकर बिना उसको हानि पहुंचाए उससे भोजन प्राप्त करे, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे कि जू आपके सिर में रहता है, तो जू आपके सिर में रहता है, आपके बालों में रहता है। बताइए, आपको कोई ज़्यादा हानि पहुंचाता है? थोड़ा बहुत खून आपसे पीता है, आपको ज़्यादा तो हानि नहीं पहुंचाता, जू आपको पहुंचाता नहीं, लेकिन आपसे वो भोजन ले रहा है, खून वो पी रहा है तो भोजन ले रहा है, वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो वही आपका परजीवी, आपका जैसे जू आपका क्या हो गया? परजीवी हो गया। एक अमरवेल पौधा होता है, एक अमरवेल क्या होता है? पौधा होता है। वो भी क्या करता है? दूसरे पौधों के जड़ों में जाकर वो अपना भोजन ले लेता है। अमरवेल पौधा दूसरे पौधों के जड़ों से जाकर वो भोजन ले लेता है, तो वो भी आपका क्या हो गया? परजीवी में आता है। तो जू अमरवेल ये आपका क्या होता है? परजीवी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, जू अमरवेल, जू, इसको एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जू और अमरवेल। ये चीज़ मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। जू अमरवेल, इसके लिए जू अमरवेल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने थ्योरी में कराया था तो उसमें ये बताया था। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा छूट जाता है तो मैं इसको बोल देता हूँ, क्या दिक्कत है? आप लिख लो, पढ़ना है ना आपको भाई, ऐसा थोड़ी मैं टॉपिक छोड़ रहा हूँ। मृतजीवी का मतलब क्या है? देखो, इसके नाम में ही है मृतजीवी या कहीं कहीं मृतपोषी लिखा रहेगा, एक ही बात है। मृतपोषी का मतलब क्या है? वैसे जीव जो सड़े गले मरे हुए पदार्थों को खाते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही मृतजीवी है। वैसे विषमपोषी पोषण जो आपके क्या करते हैं? सड़े गले मरे जीव को खाते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक हो गया, कवक देखते हैं ना, गोबर के पास आपको गंदे गंदे जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, कीड़े मकोड़े मरे हुए छोटे, इस तरह से जो है आपका ये आपका क्या होता है? पनपता है ना, यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। मृतजीवी जो कवक आपका फंगस है, आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम गोबर छत्ता इसको बोलते हैं, वो क्या होता है? गोबर के पास देखिए आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो मृतजीवी पोषण होता है, मतलब सड़े गले पदार्थों से वो अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मृतजीवी का उदाहरण क्या हो गया? वही कवक, इसको गोबर छत्ता या मशरूम बोलते हैं। अब प्राणी संपोषी का मतलब क्या हो गया? प्राणी संपोषी का मतलब आपका हो गया वैसे जीव जो अपना भोजन पूर्ण रूप से पाचन करें। सुनो, वैसे जीव, प्राणी संपोषी का मतलब क्या होगा? वैसे जीव जो अपना भोजन पूर्ण रूप से पाचन करें, उसे प्राणी संपोषी कैटेगरी में रखेंगे। है ये विषमपोषी का ही पार्ट, लेकिन प्राणी संपोषी का डेफिनेशन क्या आ जाएगा? वैसे पोषण, यानी वैसे जीव जो अपना भोजन पूर्ण रूप से पाचन करे। जैसे हम हो गए, मनुष्य क्या करता है? अपना भोजन को पूरा पचाता है कि नहीं? बिल्कुल पचाता है। अमीबा भी अपना भोजन को पूरा पचाता है। तो मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा प्राणी संपोषी में। क्लियर हो गया ना? चलिए हटाते हैं इसको। अब आगे अपना देखते हैं इधर प्रकाश संश्लेषण। क्या देखते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, संश्लेषण मतलब बनाना होता है। प्रकाश मतलब तो सूर्य हो गया, रोशनी, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश। संश्लेषण का मतलब निर्माण करना, बनाना, है ना। तो वही है प्रकाश संश्लेषण का सीधा मतलब है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सिंपल, ठीक है ना। अब कैसे बनाते हैं? पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? 4 चीज़ें जरूरी होती है। मैंने पहले पढ़ देता हूँ, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब क्या क्या जरूरी है उसको देख लेते हैं पहले, है ना। क्या क्या जरूरी है? इसको जरूरी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको जरूरी होता है CO2 जरूरी होता है, H2O जरूरी होता है, क्लोरोफिल जरूरी होता है और सनलाइट जरूरी होता है। अगर ये 4 चीज़ें हैं पौधे के पास तो अपना पौधा अपना भोजन बना लेगा। सिंपल सी बात है, समझ गए ना, जो कि मैंने कोशिका ऊतक वाले चैप्टर में भी आपको ये बताया था, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो भोजन जो बनेगा, भोजन क्या बनेगा? इसका ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, प्लस में कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर आता है, H2O बाहर आता है, ठीक है।
तो ये जो ग्लूकोज बना है, ये इसका क्या है, भोजन है, ये इसका पौधे क्या भोजन है। और ये कहाँ बनेगा, पौधे के पत्तियों में, पौधे के पत्तियों में, ध्यान रखिएगा। इसलिए पत्तियों को क्या कहते हैं, पौधों का किचन घर। फ्लोएम तक मैंने पढ़ाया था ना कि पत्तियों में जब भोजन बन जाता है फिर वहाँ से फ्लोएम तक सभी जगह भोजन को ट्रांसफर करती है, ध्यान रखिएगा। तो बोल देगा कि पौधा अपना भोजन किस रूप में बनाता है, तो ग्लूकोज रूप में। अच्छा, पौधे के पास अगर ज़्यादा भोजन हो जाए तो वो क्या करेगा, जमा करेगा ना, ऐसा थोड़ी भोजन वो फेंक देगा। आपके पास ज़्यादा भोजन जब आप बना लेते हैं तो क्या फेंक देते हैं, किचन में आप रख देते हैं फ्रिज में रख के, ताकि बाद में उसको खा सके। उसी तरह जब पौधे को ज़्यादा भोजन हो जाता है तो वो क्या करता है, अपना भोजन जमा करता है स्टार्च के रूप में, ध्यान रखिएगा। पौधे अपना भोजन किस रूप में जमा कर लेते हैं, स्टार्च के रूप में, और बनाते किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपका रिएक्शन यहाँ पर हुआ। तो पौधे के भोजन बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ से आया, क्लोरोफिल ये आपका साथियों पौधे की पत्तियों में रहता है। मैंने कल ही बताया था, एक्सप्लेन अच्छे से किया है कि पौधे के ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व होता है, मैग्नीशियम तत्व, ठीक है ना, कल मैंने ये बताया हुआ था। और इस तरह से ये रिएक्शन होता है आपका। रिएक्शन आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, रिएक्शन आपको याद रख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, प्लस में ये दोनों रहना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, तो आपको ग्लूकोज बन जाएगा, और ऑक्सीजन बाहर आएगा, जल बाहर आएगा। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑक्सीजन गैस निकल रहा है भाई, तब ना कहते हैं जितना पौधा लगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा आपको, क्योंकि जब जब पौधा खाना बनाएगा तब तक हमें ऑक्सीजन मिलेगा। देख लो ना भाई, खाना तो बनवे क्या, प्लस में ऑक्सीजन भी हमको मिला है, शुद्ध हवा ऑक्सीजन। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ज़्यादा पेड़ काटोगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। समझ रहे ना बात को। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑक्सीजन जो बाहर आ रहा है, देखो ये तीर के निशान के जो बाएं साइड है, ये आपको इसको बोलते हैं हम क्या, अभिकारक बोलते हैं, और दाएं साइड को क्या बोलते हैं, प्रतिफर बोलते हैं। केमिस्ट्री में इसको हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन गैस बाहर आ रहा है, ये किससे बाहर आ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। अब चूंकि ऑक्सीजन जो आ रहा है आएगा तो इन्हीं दोनों से बाहर, क्योंकि इन्हीं दोनों से ये सब बना है ना, समझ रहे ना। तो किससे बाहर है, तो ये आपका जल से बाहर आता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कई लोग कार्बन डाइऑक्साइड मारते नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का संपूर्ण यूज होता है यहाँ पर। ये जो ऑक्सीजन जो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो बाहर आया है, पूछता है ये जो जब प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, तो ऑक्सीजन गैस किससे निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से कि जल से, तो जल से निकलती है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए, इस प्रक्रम के दौरान होने वाले घटनाएं, मतलब क्या क्या हुआ, मैंने तो सारा घटना बोल ही दिया, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। देखिए ये क्लोरोफिल क्या करता है, यहाँ पर क्लोरोफिल क्या करता है, इसका क्या काम है, सबका यहाँ पर कुछ ना कुछ काम है। सनलाइट जो है, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश धूप है, तो धूप में क्या एनर्जी है ना, उसमें ऊर्जा है, उसको क्या करता है, क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर देता है। और किसमें कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। तो ध्यान रखिएगा, बोल देगा कि सनलाइट जो है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में वो कौन सा कारक है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो क्लोरोफिल। कौन, क्लोरोफिल, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया है, और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हुआ। मतलब ये जल तथा अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन ये नहीं किया है। क्लोरोफिल बस इतना किया है कि वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया है, लेकिन जो है यहाँ पर जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये तो रिएक्शन के कारण हुआ है, ये आपका रिएक्शन कारण हुआ है। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि सभी मिलकर जो है कार्य कर रहे हैं, क्योंकि चारों चीज़ जरूरी है मेरे भाई, समझ गए ना। चारों चीज़ यहाँ पर क्या है, जरूरी है, इसलिए हम बोले सभी सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे हैं। कोई भी एक नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। समझ रहे ना बात को, मिली जुली भगत है यहाँ पर कार्य होने के लिए, समझ रहे ना। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपचयन होता है। देखिए, अच्छा आप बोलेंगे सर अपचयन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, देखिए यहाँ पर अब केमिस्ट्री थोड़ा सा आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, अपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना। अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाना। ये पढ़ेंगे रिएक्शन में, चिंता ना करो, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए, यहाँ पर आपको जो है CO2 जो है, ये CO2 किस में बदल गया है, कार्बोहाइड्रेट में। देखिए बोल रहा है ना, CO2 कार्बोहाइड्रेट में बदल गया, तो CO2 बदला आपका इधर आपका कार्बोहाइड्रेट में। अब बोलेंगे सर ये तो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है, इसको हटाता हूँ।
हम यहाँ पर बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हुआ, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर ग्लूकोज में बना है। तो मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा बेटा जो है ना, सबसे छोटा नन्हा मुन्ना, वो ग्लूकोज ही है। समझ रहे ना, इसलिए ग्लूकोज बोल दो कि कार्बोहाइड्रेट बोल दो, परिवार तो उसका ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हो गया। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। अच्छा मान चलो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं दिया, तब क्या बोलेगा, तब ग्लूकोज में अपचयन बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए, यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण जो आपका है तत्काल हो, यानी कि एक के बाद दूसरा हो। जैसे कि मरुद्भिद पौधे साथियों क्या होते हैं, जिसको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, यानी कि हिंदी में मरुद्भिद बोलते हैं, यानी कि जो आपके शुष्क क्षेत्र में रहते हैं, सूखे क्षेत्र में जहाँ पानी की कमी होती है। सिंपल सा बात बोलिए कि जो मरुस्थलीय डेजर्ट में रहते हैं, जैसे कि आपका हो गया कैक्टस हो गया, है ना, ये सब जो प्लांट वगैरह, कैक्टस प्लांट है, डेट पाम है, ये जो प्लांट आपका है ये आपका किस में रहता है, डेजर्ट में रहता है। तो इन सब में क्या होती है, पानी की कमी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जल्दी जल्दी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाए प्रक्रिया। इसमें क्या होगा कि इनमें पानी के कमी के कारण ये लोग पानी को, ये क्या करते हैं, ये पौधे डेजर्ट में, क्योंकि डेजर्ट में ऑलरेडी पानी कम है, तो ये लोग पानी को बचाते हैं। तो मरुद्भिद पौधे जो होते हैं जीरोफाइट्स, ये क्या करते हैं, ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं, मध्यस्थ उत्पाद, या मध्यस्थ उत्पाद के रूप में ये जो है मैलिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैलिक एसिड, ध्यान रखिएगा, क्या बनाते हैं, मध्यस्थ उत्पाद के रूप में ये मैलिक एसिड बनाते हैं। समझ गए ना। अब देखिए उसके बाद दिन में, देखिए रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करेगा। दिन में क्या करेगा, क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, यानी कि तुरंत नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हो, तुरंत हो, तत्काल हो। ये आपका जो है लेट से भी हो सकता है। समझ गए ना। तो ये बात को, वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। बाकी इसमें सारा वही चीज़ सब बताया गया है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है ना। उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है, सारा मैंने बता दिया। बाकी सब पर ज़्यादा दिमाग न लगाओ, मैंने आपको बता ही दिया, क्या लिखा वही सब लिखा हुआ है ना। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के, यानी कि पत्ता जो आपका, ये पत्ता जो आपका है, पत्ता के ऊपर जो हरा हरा डॉट होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व होता है। वही सब यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक ना, ज़्यादा आप टेंशन ना लें। अब यहाँ देखते हैं, स्टार्च की उपस्थिति का पता करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। देखिए स्टार्च क्या है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है सर, कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक पोषक तत्व है जिसे खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। समझ गए ना। तो स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, या बोलिए कि कार्बोहाइड्रेट का ही क्या एक परिवार है। समझ गए ना बात को। तो स्टार्च, मान चलिए किसी भोजन में स्टार्च है, आपका आलू में क्या है, स्टार्च है, और आपका रोटी में क्या स्टार्च है, चावल में क्या स्टार्च है, गन्ना में क्या स्टार्च है, पपीता में क्या स्टार्च है, जो भी मीठे फल है लगभग सभी में आपको कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च ये सब देखने को मिलेगा। समझ गए ना। अगर मैं कभी कार्बोहाइड्रेट बोल दूँ, स्टार्च बोल दूँ, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। समझ गए ना बात को। तो स्टार्च के टेस्ट का पता करने के लिए, मान चलिए कि आलू में स्टार्च है कि नहीं, हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए जो साथियों क्या किया जाता है, वहाँ पर आयोडीन की कुछ बूंद डाली जाती है। अब चूँकि पत्तों में जो है, जो पत्तों में भोजन बना है, तो वहाँ पर क्या है, स्टार्च है, ग्लूकोज है। पत्तों में साथियों क्या है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है कि नहीं मेरे भाई, पत्तों में ग्लूकोज है। अब फिर से कन्फ्यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, ये भी क्या कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, बस कोई बड़ा रूप है कार्बोहाइड्रेट का, कोई छोटा रूप है। समझ गए बात को ना। जैसे मैं बोल दूँ स्टार्च बोल दूँ, ग्लूकोज बोल दूँ, माल्टोज बोल दूँ, लैक्टोज बोल दूँ, गैलेक्टोज बोल दूँ, सेलुलोज बोल दूँ, है ना, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट हैं। समझ गए ना। तो अगर स्टार्च का पता कहीं से हमें लगाना है, स्टार्च का पता लगाना है, तो वहाँ पर हमें क्या डालना पड़ेगा, आयोडीन का बूंद डालना पड़ेगा। जैसे ही आयोडीन का बूंद डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नीला तभी होगा जब उसमें स्टार्च होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, स्टार्च का पता लगाने के लिए किसी भी चीज़ में वो आप वहाँ पर आयोडीन का 2-3 बूंद डालिए, वो अगर स्टार्च वहाँ पर होगा तो वो नीला हो जाएगा। समझ गए ना। तो पूछता है कि आयोडीन टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है, स्टार्च की जांच के लिए किया जाता है। क्लियर है। और ध्यान रखना
स्टार्च की जांच के लिए कैसा कलर हो जाएगा, वो जहाँ पर स्टार्च होगा अगर उसमें आयोडीन का बूंद डालेंगे तो वो कैसा कलर हो जाएगा, तो आपका नीला कलर हो जाएगा, है ना, नीले काले। ऑप्शन ज़्यादातर नीला ही दिखेगा, तो नीला कलर आप ध्यान रखिएगा ना, नीला काला, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश जो है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश, एक मिनट दोबारा लिखा गया यहाँ पर, मैं बोल देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश जो काम होता है ना, आदान प्रदान जो होता है वो ये आपको दोबारा लिखा गया, इसको हटा देना है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश जो आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के माध्यम से होते हैं। अब बोलो सर ये रंध्र क्या है, देखो समझाता हूँ ध्यान से। यहाँ पर अगर कोई पौधा हमने लिया है, पौधा नहीं है, कोई बात नहीं, पौधा नहीं है तो हम है ना, हम हैं तो पौधे की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। चलो यहीं पर मैं आपको पौधा लेके दिखाता हूँ, ये जूम पार्ट है, यहाँ पर मैं आपको पौधा लेके दिखाता हूँ। देखिए रंध्र की बात हो रहा है, पौधा छोड़िए हम पत्ते ले लेते हैं। ये आपका क्या है, पत्ता है, ये साथ क्या आपका पत्ता है। इस पत्ते में क्या है, डॉट डॉट संरचना रहती है। इस पत्ते में साथियों क्या डॉट डॉट संरचना रहती है जो कि हमको नहीं दिखती है। क्या साथियों, नहीं दिखती है। अगर इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखें, माइक्रोस्कोप से देखें तो दिखेगी। तो ये डॉट डॉट जो संरचना है इसको हम कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। ये जो रंध्र है, पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से लेगा, वायुमंडल से लेगा। कहाँ से लेगा भाई, वायुमंडल से लेगा। तो वायुमंडल से जो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो सीधे कहाँ पर लेता है, वो पत्ते में ही लेता है, क्योंकि भोजन तो पत्ते में बनाएगा। तो आखिर कार्बन डाइऑक्साइड कोई रास्ता होगा ना आने का, तो पत्ते में कैसे घुसेगा, इस रंध्र के माध्यम से। पत्ते में कैसे घुसेगा, मान चलिए CO2 आया, ये पौधे का पत्ता, CO2 आया इस पत्ते के माध्यम से अंदर घुस जाएगा। मतलब इस रंध्र के माध्यम से, जो होल है, छोटा छोटा छेद है, ये दिखता नहीं है जल्दी लेकिन है, समझ गए ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये भी गैस है। अच्छा, मैंने जो बताया, जब पौधा भोजन बना लेता है, जैसे भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, रिएक्शन क्या था, CO2 + H2, यही रिएक्शन था। और यहाँ पर क्या था, सनलाइट था और ये क्लोरोफिल था। तो क्या बनाता इधर, इधर बनाता आपका ग्लूकोज बना था, इधर ग्लूकोज बना था, C6H12O6 प्लस में आपका ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकला था, और कुछ एक्स्ट्रा जल था तो वो भी बाहर निकला था। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया, कहाँ पर आया, पत्तों में आया, किसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम से। अब ये जो प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रहा है, मैंने बताया ऑक्सीजन गैस किससे निकलता है, ये जल से बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन गैस कैसे बाहर निकलेगा, ये भी पत्ते से ही बाहर निकलेगा, ये भी पत्ते से ही बाहर निकलेगा। और पत्ते के किस भाग से, रंध्र वाले भाग से। तो ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आदान, मतलब आया, और प्रदान मतलब गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो पत्तों के रंध्रों से होता है। समझ गए ना बात को। चलिए अच्छा, पानी, मान चलिए कि पौधों के पास एक्स्ट्रा पानी हो गया। अब वो चाहता है कि नहीं, इस पानी को हमें बाहर फेंकना है, इस पानी को हम क्या करना, वाष्पित करके उड़ा देना है, भाप बना के उड़ा देना है। तो भी रंध्र के माध्यम से ही वो आपका होगा, रंध्र के माध्यम से वो आपका पानी क्या होगा, पत्ते से बाहर चला जाएगा। और उस प्रक्रिया को हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन। आपने सुना होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, कि जब बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधे अपने पानी को रंध्रों के माध्यम से भाप बना के उड़ा देते हैं, या वाष्प बना के उड़ा देते हैं, या निष्कासित करते हैं, निकालते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। समझ गए ना बात को। वाष्प मतलब पानी भाप बना के उड़ा देगा, उत्सर्जन मतलब निकालो, वाष्प के रूप में निकालो पानी को, ठीक है ना। तो पौधों द्वारा पानी को वाष्प के रूप में निकालना ही रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। चलिए वही चीज़ हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान। अच्छा, पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होगा वो कहाँ कहाँ से होगा, तनों से भी हो सकता है, जड़ से भी हो सकता है, और पत्तियों से भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर किससे होगा, पत्तियों से। समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखना। तनों से भी हो सकता है, जड़ से भी हो सकता है, और पत्तियों से भी हो सकता है गैसों का आदान प्रदान। चलिए, रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। अब देखो, क्योंकि रंध्र से ही गैस भी जा रहा है, आ रहा है, और रंध्र से पानी आप वाष्प बना के निकाल भी रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा पानी निकल जाता है। तो ज़्यादा पानी निकल जाता है तो हानि भी हो जा रही है ना पानी की। तो रंध्रों से क्या होती है, पानी की हानि भी होती है। जब CO2 की ज़रूरत नहीं होती है उस समय पौधे रंध्र के छिद्र को बंद कर देते हैं। देखो ये रंध्र जो होता है ना आपका, मैं रंध्र दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। रंध्र कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको रंध्र देखने को, कुछ इस तरह से आपको रंध्र, इस तरह से आपको जो है रंध्र देखने को मिलेगा। इस तरह से रंध्र आपको देखने को मिलता है। ये हो गया खुला रंध्र, और एक आपको मिलेगा इस तरह से बंद रंध्र। इस तरह से
कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये रंध्र होता है, ये बंद रंध्र हो गया, ये खुला रंध्र हो गया। समझ गए ना बात को। चलिए, जब जरूरत होता है उस हिसाब से ये खोलता और बंद करता है। तो यहाँ पर लिखा है जब CO2 की जरूरत नहीं होती उस समय पौधे रंध्र के छिद्र को बंद करता है। मतलब जब इसे रात में पौधे क्या है साथियों, रात में तो वो भोजन बनाएगा नहीं, तो CO2 क्या करते हैं, CO2 की उस समय जरूरत नहीं होती, तो रात में रंध्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। समझ गए ना, क्योंकि CO2 की जरूरत नहीं है। CO2 की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो भोजन बनाएगा, और रात में तो भोजन बनाएगा नहीं पौधे, क्योंकि रात में सनलाइट ही नहीं है। भोजन बनाने के लिए तो सारा चीज़ चाहिए ना। समझ गए ना। तो जब CO2 की जरूरत नहीं है तो रंध्र उस समय बंद हो जाता है। देखिए, रंध्र का जो छिद्र है, ध्यान दीजिएगा बात को, रंध्र का जो छिद्र है, ये हो गया रंध्र आपका, ठीक है ना। इसमें एक छिद्र होता है, इसे रंध्र के छिद्र का खुलना और बंद होना, रंध्र के छिद्र का खुलना और बंद होना, ये द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्या होता है साथियों, द्वार कोशिका होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि रंध्र के, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा आपको रंध्र का, खुला रंध्र और बंद रंध्र आपको इनकी दिख रहा होगा। तो रंध्र खुलेगा, बंद होगा, ये कौन सी कोशिका पर डिपेंड है, द्वार कोशिका पर। कौन सी कोशिका पर, द्वार कोशिका पर, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन अथवा अन्य यौगिक के निर्माण में किया जाता है। अब देखते हैं इसको भी फटाक से हम। पौधे नाइट्रोजन को सीधे उपयोग में नहीं करते हैं। अब चूँकि नाइट्रोजन क्या है, एक पोषक तत्व है, जिस तरह से हमको मेरे भाई पोषक तत्व की जरूरत होती है, उस तरह से पौधों को भी क्या है, पोषक तत्व की जरूरत होती है अच्छे से वृद्धि विकास करने के लिए। तो पौधे को नाइट्रोजन भी, पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सबको, ये सब उसका क्या है, पोषक तत्व है पौधे का। हम लोग का पोषक तत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, खनिज लवण है। लेकिन पौधे का पोषक तत्व क्या है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सब क्या है आपका, मैग्नीशियम, ये सब आपका क्या है, पौधे का पोषक तत्व है। समझ गए ना। तो नाइट्रोजन जो पौधे हैं वो सीधे तौर पर नहीं लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को सीधे तौर पर नहीं लेते हैं। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट सीधे नहीं खा पाएंगे, हम लोग उसको तोड़ के सरल करके ग्लूकोज में तोड़ते हैं, तब जाके पचता है वो। उसी तरह पौधे भी एक तरह से जटिल भोजन नहीं कर पाएंगे। तो पौधे नाइट्रोजन को सीधे उपयोग नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, अच्छा, नाइट्रोजन कहाँ से लेगा पौधा, अरे नाइट्रोजन कहाँ से लेगा, बोलेगा सर कहाँ से लेगा, वायुमंडल से लेगा। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, इसी को लेगा। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे लेगा अमोनिया ग्रुप में, नाइट्रोजन के यौगिक। अच्छा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बना, जीवाणु की मदद से। होता है क्या साथियों, पौधों की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। पौधों की जड़ों में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम, आपने बैक्टीरिया नाम सुना होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में पहले कन्वर्ट करते हैं। फिर जो है ये नाइट्रोजन के यौगिक फिर किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपका NO2 और NO3 में, यानी कि NO2 हो गया नाइट्राइट, NO3 हो गया नाइट्रेट। समझ गए ना बात को, इसमें टूटता है। अब जाके कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो क्या है, ये लोग कंज्यूम कर पाते हैं। कौन, पौधा जो है, जब इस फॉर्म में आ जाएगा, नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म में आ जाएगा, तब पौधा क्या करेगा, इस पोषक तत्व को आसानी से पचा पाएगा। समझ गए ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। समझ गए ना, क्योंकि ये छोटा रूप है, आसानी से पौधा इसको डाइजेस्ट कर सकता है। पौधे नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में भी लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, यूरिया के रूप में भी लेते हैं। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, ठीक है ना। या कभी कभी ऐसे लिखा जाता है CONH2 का होल ट्वाइस, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है। तो एक ही बात है, NH2 दो बार है, इसमें भी NH2 दो बार है, और CO एक है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, वो जो विषम पोषी पोषण आपका छूटा था, विषम पोषी पोषण जो छूटा था वो छूट गया था, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर आपको दिखाया, परपोषी मनुष्य, कुत्ता, परजीवी, अमरबेल, जो किल्ली, मृतजीवी, कवक, फफूंद, वो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया था, मुझे दिखाई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बता ही दिया तो फिर भी इसमें है। अब देखते हैं साथियों अमीबाम पोषण, फिर आपका पाचन वाला पार्ट आएगा। अमीबाम पोषण देखते हैं। अमीबा आपको पता है, इसका स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हैं, इस तरह से बना दीजिए, किसी भी तरह बना सकते हैं। ये जो इसका ऊपर ये जो निकला हुआ पार्ट होता है साथियों, निकला हुआ पार्ट, ये इसका क्या होता है, कूटपाद होता है। इसका क्या होता है, ये कूटपाद होता है, सूडोपोडिया बोलते हैं। इसी से इसका सब मेन अंग इसका ही है अमीबा। कैसे ही बना सकते हैं आप इसको ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, इसका आकार ही फिक्स नहीं होता है, इसका आकार ही फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम इसको किसी तरह इसका आकार हो सकता है अमीबा का, ठीक है ना। बस उसका जो बाहर जो लूल निकला रहता है, जैसे मैं ये बता देता हूँ, फिर से एक बार बना देते हैं समझने के लिए। जैसे ये मान लीजिए हमने ये अमीबा बना दिया है ना, ये हमने अमीबा बना दिया, ठीक है ना।
तो ये अमीबा का जो निकला हुआ पार्ट है ना, ये जो अमीबा का जो निकला हुआ पार्ट, ये बोला, ये जो निकला हुआ पार्ट है, ये जो निकला हुआ पार्ट, ये इसका मेन चीज़ है। इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। इसी के माध्यम से ये क्या करता है, सब कार्य करता है। मतलब कोई बाहर भोजन रखा है तो उसको ये अंदर लेगा इसी कूटपाद की मदद से। इसको कूटपाद बोलते हैं। समझ गए ना बात को? तो ध्यान रखना, पूछता है कूटपाद किस में होता है, तो अमीबा में होता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, कूटपाद की मदद से। अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, कूटपाद की मदद से। तो यह भोजन कूटपाद की मदद से ग्रहण करता है। विभिन्न चरणों द्वारा अमीबा में पोषण की संपूर्ण क्रियाविधि होती है। अब मैंने आपको बोला कि अमीबा में कौन सा पोषण होता है, तो अभी जस्ट बोला था प्राणी संपोषी पोषण। कौन सा, प्राणी संपोषी, मतलब ये संपूर्ण पाचन करता है भोजन का, प्राणी संपोषी पोषण, ठीक, यानी कि संपूर्ण पचाता है ये। तो इसमें किस स्टेज में आपका पूरा भोजन इसमें खाने के साथ, पचने के साथ, उत्सर्जन के साथ कैसे होता है वो देखिए। यहाँ पर इसमें चरण पूछ लेता है। सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर एक कोई फिर से हम अमीबा बना देते हैं, ठीक है ना। फिर से कोई क्या करते हैं, हम एक अमीबा बना देते हैं इस तरह से। मान चलिए यहाँ पर कोई भोजन रखा हुआ है, ये इसका कूटपाद है ना। एक मिनट, इस तरह से बना दिए। ये कोई यहाँ पर भोजन रखा हुआ, अमीबा चाहता है कि इसको अंदर लेने के, क्योंकि अंदर लेगा तभी ना खाएगा। तो ये जो कूटपाद है इसको ये क्या करेगा, इसको बढ़ाए, इसको फैला के इसको क्या कर लेगा, ये अंदर। तब अंदर ले लेगा, तो जब भोजन को अंदर ले लिया, अंदर लेना मतलब अंतःग्रहण, अंदर लेना मतलब अंतःग्रहण, मतलब अंतःग्रहण का मतलब क्या हुआ, वो भोजन को अंदर ले चुका है। अंतःग्रहण का मतलब क्या हुआ, वो भोजन को अंदर ले चुका है। और जब भोजन को अंदर ले लिया तो फिर क्या होगा, जब जैसे आप भोजन अंदर ले लेते हैं तो फिर क्या है, भोजन का काम क्या, भोजन पचेगा। जो आपके शरीर में एंजाइम है उसके माध्यम से वो क्या होगा, भोजन पचेगा। तो जब अंतःग्रहण हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, पाचन। जब भोजन पच जाएगा उसके बाद क्या होगा, अवशोषण होगा। आप ही जब भोजन खाइएगा तो भोजन में क्या क्या खाया, मान चला आपने रोटी खाया, आपने क्या खाया, रोटी खाया, रोटी खा लिया मतलब अंतःग्रहण, अंदर लिया मुँह में, अंतःग्रहण, अंदर जब चला गया, पेट में चला गया तो पाचन होगा। जब रोटी पच गया तो अब क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या हुआ, अवशोषण का मतलब है कि रोटी में क्या था, सर रोटी में कार्बोहाइड्रेट था, क्योंकि हमें पहले ही पढ़ चुके हैं, रोटी में आपका कार्बोहाइड्रेट था। तो कार्बोहाइड्रेट हमको चाहिए भाई, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट, जो रोटी में कार्बोहाइड्रेट था उसका क्या होगा, अवशोषण होगा, उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। समझ गए ना। और जब अवशोषण हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, स्वंगीकरण। स्वंगीकरण का मतलब क्या होगा, अब जब पूरा एनर्जी हमको मिल जाएगा, अवशोषण करने से एनर्जी मिल गया, तो स्वंगीकरण क्या होगा, इसमें वृद्धि होगा। अब मेरा एनर्जी बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा शरीर जो ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा, अंग वृद्धि करेगा, है ना, इस तरह से होगा। उसके बाद बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब क्या है, बहिक्षेपण, जो बेकार पदार्थ है उसको शरीर से बाहर करो। तो सेम चीज़ जो मैंने बोला वो अमीबा में होगा। अमीबा में पहले क्या होगा, ये भोजन को अंदर लिया, फिर पचेगा, फिर अवशोषण। अब ये जो अंदर लिया, यहाँ पर जो ये जो पदार्थ खाने वाला अंदर लिया, खाद्य पदार्थ जो अंदर लिया है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पदार्थ होगा उसका अवशोषण हो जाएगा। जब अवशोषण हो जाएगा तो इसके शरीर में लग नहीं, बोलता है खाना लग रहा है इसके शरीर में, ये मोटा रहा है, लंबा हो रहा है, ताकत बन रहा है, इसको बोलता है ना इसे। तो उसके बाद ये क्या होगा, जब खाना पच जाएगा, अवशोषण भी हो जाएगा, तब अमीबा थोड़ा सा फैलाएगा अपने आप को, देह हाथ फैलाएगा, वृद्धि करेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, बहिक्षेपण। स्वंगीकरण में क्या होता है, स्वंगीकरण में अमीबा वृद्धि करता है। प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि स्वंगीकरण में अमीबा क्या होता है, तो अमीबा इसमें वृद्धि करता है, ठीक है ना। और बहिक्षेपण का मतलब अब जो बेकार पदार्थ है वो क्या करेगा, अमीबा अपने शरीर से बाहर कर देगा। समझ गए ना। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था, याद है क्या, कोशिका वाले में बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था कि कोशिका वाले में मैंने बताया था कि एक एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के तहत अमीबा कोशिका है, एक कोश के जीवित, इसका भी झिल्ली होगा ना जी, बाहर इसका क्या है, कोई भी कोशिका के बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के तहत जो है ये खाद्य रहित का इसके अंदर जाता है, बाहर आता है, जाता है, बाहर आता है। समझ गए ना बात को, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के तहत मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है मनुष्यम पोषण। हमने अमीबा में पोषण देख लिया, अब मनुष्यम पोषण। मनुष्यम पोषण यहीं से आपका क्या स्टार्ट हो गया, यहीं से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया, यहीं से आपका क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट मेरे भाई हो गया, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं फटाक से, मनुष्यम पोषण देख लेते हैं। मनुष्यम पोषण कैसे होगा, तो मनुष्यम पोषण आपका आहार नाल के माध्यम से होगा। मनुष्यम पोषण कैसे होता है, आहार नाल के माध्यम से होता है। आहार नाल का मतलब क्या है, यह मुंह से गुदा तक विकसित एक नली, यानी हमारे मुंह से लेकर मुंह ग्रास नली, चित्र दिया है क्या मैंने, चित्र नहीं है, कोई बात नहीं, चित्र नहीं है तो एक बार देख लेते हैं क्या। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुंह से लेकर, ये मुंह हो गया हमारा,
और फिर ये क्या हो गया, ये ग्रास नली हो गया। ग्रास नली के बाद ये आपका पेट हो गया, और ये जो लाल वाला दिख रहा है ये आपका छोटी आंत हो गया, और ये मोटा वाला दिख रहा है ये आपका बड़ी आंत हो गया, ठीक है ना। तो जो जो मैंने आपको बताया अभी वो सारे क्या हैं, आपके आहार नाल के पार्ट है, वो सारे क्या हैं, आहार नाल, मतलब भोजन आपका यहीं से गुजर रहा है। अगर आपको पूछे आहार नाल किसे कहते हैं तो बोलिएगा भोजन जैसे मुँह में लिए हम, उसके बाद वो जहाँ जहाँ से गुजरा उन सभी को एक मिलाकर आहार नाल कहेंगे। समझ गए ना, आहार नाल कोई अकेला नहीं है, ये एक प्रकार का समझिए तंत्र है, एक प्रकार के क्या तंत्र है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मुंह आ जाएगा, ग्रास नली आ जाएगा, पेट आ जाएगा, छोटी आंत आ जाएगा, बड़ी आंत आ जाएगा, और यहाँ पर ये गुदा द्वार, ये जो दिख रहा है गुदा द्वार। फिर से बोल देता हूँ मैं, समझिएगा ध्यान से कि आहार नाल क्या होता है मेरे भाई। आहार नाल आपका होता है कि मुंह, पहले तो मुंह आ जाएगा आहार नाल में, फिर आपका ये पाइप हो जाएगा, मुंह के बाद भोजन इसमें जाएगा ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद भोजन जो है चला जाएगा ये आपका पेट में। ये नहीं, ये आपका लीवर है, ये मत समझो सर ये ग्रास नली की बात तो लीवर में जाना चाहिए, नहीं, ग्रास नली के ऊपर यहाँ दिखाया गया, अंदर नहीं है। बाकी ग्रास नली किससे कनेक्ट है, ग्रास नली आपका कनेक्ट है, ये ग्रास नली किससे कनेक्ट है, ये आपका कनेक्ट है लीवर से। तो पहले मुंह में भोजन, उसके बाद ग्रास नली में, उसके बाद अमाशय यानी पेट में, अमाशय को पेट भी बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो मैं रंग रहा हूँ इसको बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत में जाएगा, पेट के बाद सीधे छोटी आंत में जाएगा। देखिए ये पाइप जा रहा है ना, ये पाइप छोटी आंत से कनेक्ट है, ये पाइप छोटी आंत से कनेक्ट है, छोटी आंत के बाद जाएगा फिर ये बड़ी आंत, ये मोटा वाला पाइप, मोटा उसके बाद मोटा पाइप के बाद ये जो दिख रहा है ये गुदा द्वार। तो जो जो मैंने आपको बोला वो सारे आहार नाल है, समझ गए ना, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि मुंह, यह मुंह से गुदा तक विकसित एक नली है, नली बोल लीजिए, तंत्र बोल लीजिए, सब एक ही बात है, ठीक है ना। मुंह, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार आहार नाल का अंग है। ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का अंग नहीं है, आपको पता रहेगा तब ना। चलिए, तो सबसे पहले आहार नाल में क्या आया, सबसे पहले आहार नाल में आया मुँह आया, तो मुँह को देख लेते हैं, मुँह को देख लेते हैं। देखिए मुँह का मतलब मुख गुहा, मुँह का मतलब मुख गुहा। सर आप बोलिएगा मुँह क्यों नहीं लिखे हैं, देखिए मुँह लिखिए, मुख गुहा लिखिए, एक ही बात है। कैसे एक बात है, देखिए मुख गुहा, गुहा इसमें क्यों लगाए हम, गुहा इसलिए लगाएं कि आपके मुंह में खाली जगह है कि नहीं। अरे आप मुंह खोलते हैं तो कितना खाली जगह आपके पास है, बहुत खाली जगह है, समझ गए ना। इसीलिए गुहा का मतलब ही होता है खाली जगह, गुहा का मतलब ही क्या होता है, खाली जगह, इसीलिए मुख गुहा लिखेंगे क्योंकि हमारे मुंह में खाली जगह है। अच्छा बताइए आपके मुंह में क्या क्या है, तो बोलेंगे सर हमारे मुंह में दांत है और जीभ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दांत और जीभ है। अब दांत साथियों क्या होते हैं, अच्छा वयस्क में दांत कितने होंगे, 32 होंगे, और बच्चों में कितने होंगे, 20 होंगे दांत। और 20, ये जो 20 दांत होते हैं इसको बच्चों वाले दांत कहते हैं या दूध वाले दांत भी कहते हैं, समझ गए ना। अब वयस्क, वयस्क मतलब हम लोग हो गए, है ना, वयस्क मतलब हम लोग हो गए, जो 18 साल का हो गया उसको वयस्क बोलते हैं, एडल्ट, है ना। तो वयस्क में जो दांतों के सूत्र होते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि वयस्क में दांतों का सूत्र क्या है, तो वयस्क में दांतों का सूत्र क्या होता है, 21-23, क्या होता है, 21-23 होता है। अब सर 21-23 का ये दांतों का सूत्र है। अब इन सभी में आप क्या करिए, 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 4 से गुना कर दीजिए, क्या करिए 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पर आपको 2 से गुना करने बोला, लेकिन 2 बार लिखा, देखिए 21-23/21, या तो आप ऐसे लिख लीजिए या सिंपल ऐसे लिख दीजिए, 21-23 × 4 लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना, बात एक ही है इसमें, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब दांतों का प्रकार देखते हैं। आपको अभी क्या ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि वयस्क में, हम लोग में दांतों का सूत्र क्या होता है, 21-23 होता है, क्या होता है 21। अभी पता चल जाएगा ये सर क्या है, अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा रुको। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये चारों क्या होते हैं, दांतों के प्रकार है, ये दांतों के नाम है, ये क्या है, दांतों के नाम है। बोलेगा कि दांतों का नाम बताइए, तो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इंसाइजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है ना। सबके कार्य देख लेते हैं। जो कृंतक है ये काटने का कार्य करता है, जो आगे वाला दूगो है ना उसको कृंतक बोलते हैं। रदनक क्या है, जो अभी बता देता हूँ ना, रदनक क्या है, फाड़ने का काम करता है। अग्रचवर्णक क्या है, ये चबाने का काम करता है, चबाने और पीसने का। और चवर्णक क्या है, ये भी चबाने और पीसने का काम करता है। यहाँ पर देखिए हमने आपके लिए टीथ का नेम्स दिया और इसका डायग्राम पूरा लगा दिया। पहला क्या आपका इंसाइजर, इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कृंतक। कैनाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रदनक। और प्रीमोलर क्या होता है, अग्रचवर्णक, मोलर, चवर्णक, सब यहाँ पर दिया गया। कैनाइन की संख्या आपकी, ये वयस्क में बात कर रहा हूँ, वयस्क में टोटल दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32 होते हैं। और मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोला, फॉर्मूला मैंने बोला आपको 21-23, क्या बोला, 21-23 बोला। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोला, फॉर्मूला मैंने 21-23 बोला। टोटल 32 है ना, 32 आपको गिना के दिखाता हूँ। देखिए 21-23 अलग अलग लिखते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं, 21-23 हो गया। अब सब में 4 से गुना करिए, इसमें भी 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 4 से गुना करिए, तो कितना होगा, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 1 × 4 4 और 2 चौके 8। तो बताइए
फॉर्मूला समझ आया आपको? फॉर्मूला क्या होता है? 21 23, लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखना है। पहले कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक, चौर्णक, यानी कि इंसाइजर, केनायन, प्रीमोलर, मोलर्स। ठीक है ना? तो इंसाइजर की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, यानी कि कृंतक की संख्या 8 हो गई। केनायंस मतलब रदनक की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, है ना? और प्रीमोलर्स मतलब अग्रचौर्णक, इसकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। मोलर्स मतलब चौर्णक, इसकी संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है ना? और काम भी देख लेते हैं। कृंतक ये क्या करता है आपका? ये आपका काटने का कार्य करता है भोजन को, जैसे आप जैसे मुंह में खाते हैं तो काटने का काम कौन करता है? यही कृंतक करता है, इंसाइजर। और केनायंस, केनायंस आपका क्या? ये फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? ये फाड़ने का काम करता है, भोजन को फाड़ेगा। शेर का जो 2 दांत रहता है साइड में, वो क्या करता है? शेर देखते हैं कि कोई भी बड़ा बड़ा जानवर को तुरंत चीर फाड़ देता है, केनायन दांत की मदद से ही वो फाड़ता है, रदनक के दांत की मदद से ही वो फाड़ता है। समझ गए ना? और इसकी संख्या 4 होती है। प्रीमोलर्स 8 होते हैं। ये क्या करता है? जब भोजन कट जाएगा, फट भी जाएगा, यानी कि काट दिया इंसाइजर, फाड़ दिया केनायन, अब चबाने और पीसने काम कौन करने का? अग्रचौर्णक। और मोलर्स का भी वही चबाने और पीसने काम होता है। यहाँ पर देखिए सारा दर्शाया गया। यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपको है, ये जो केनायन है, 2 के ऊपर मतलब इधर हो गया, ये टोटल ये 8 आपका है ना। ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका क्या साथियों है? ये आपका क्या है? इधर देखिए 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 ये नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 नीचे। ये देखिए अच्छे से मैं बताता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। केनायंस मत इंसाइजर का पूरा हटा देता है, पूरा हटा देते हैं। ठीक है, चलो समझ गए हो ना? अब देखो यहाँ पर इंसाइजर आपका, ये इंसाइजर मतलब कृंतक, इंसाइजर मतलब कृंतक। कितना इसका संख्या था? 8 बताए थे ना। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, नीचे भी देखो 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया। अब देखते हैं केनायंस, केनायंस कितना होता है? 4 होता है। देखो यहाँ पर केनायंस 1, इधर ये 2, फिर इधर देखो 1 2 2 2 4 हो गया ना, 4 हो गया। बाकी इधर देख लो आप, प्रीमोलर्स देखो, प्रीमोलर्स देखो इधर 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए? 4, 2 इधर 2 इधर 4, और इसी तरह 4 आपको ऊपर मिलेंगे, 8 होगा। और मोलर्स आपको कितना होगा? मोलर्स आपको आ जाएगा 3 इधर 3 इधर 6, और 3 इधर 3 इधर 6, 6 6 12 हो गया। आई होप कि सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये वयस्क का था, ये आपका वयस्क का था। ठीक है ना? चलिए समझ गए ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम बच्चों में देखते हैं। क्या देखते हैं? बच्चों में देखते हैं, है ना? बच्चों में देखते हैं। ये जो फॉर्मूला आपका है वो 2 1 2 3, ये फॉर्मूला तभी आपको काम आएगा जब आपको ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए। पहले कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक, चौर्णक, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना? और 4 से गुना करते जाना, आपको पता चल जाएगा। अब बच्चों में देखते हैं। बच्चों में दांत का सूत्र क्या होता है? 21 0 2। उसमें भी यही सीक्वेंस ध्यान रखना है, कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक, चौर्णक। अगर इसमें देखें, बताइए इसमें भी क्या करना? 4 से गुना करना। 4 से गुना करिए तो 4 दूनी 8, 4 गुना 1 4, 4 गुना 0 0, 4 दूनी 8। बताइए 8 क्या हो जाएगा? कृंतक हो जाएगा बच्चों में। 4 गुना 1 रदनक भी 4 हो जाएगा। और 4 गुना 0, तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है? 0। और यहाँ तीसरे नंबर पर कौन है? अग्रचौर्णक। मतलब बच्चों में अग्रचौर्णक 0 होता है। यही तो पूछता है प्रश्न कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो अग्रचौर्णक नहीं होता है, बिल्कुल 0 है। फिर ये 4 दूनी 8, चौथे नंबर पर कौन है? चौर्णक, यानी कि बच्चों में चौर्णक 8 होता है। समझ आइए बच्चों का फॉर्मूला 21 0 2 बच्चे का, 21 23 बड़ों का। ठीक है, चलिए वही हमने यहाँ पर लिखा है। दांतों का जो ऊपरी परत होता है, जो दांत का जो ऊपरी परत होता है साथियों, जो दांत का ऊपरी परत है, ये देखिए यहाँ पर दांत का जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत वो क्या होता है? एनामेल का बना होता है। एनामेल जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ ये दांत ही हमारा होता है, एनामेल जो ऊपर परत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इधर इतना तक क्लियर हो गया आपका। ये एनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस का। किसका बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस का। या कभी कभी बोल देगा सीधा यौगिक का नाम कि एनामेल किस यौगिक का बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं। अब दांत पूरा देख लिया, अब हम देखेंगे जीव। क्या देखेंगे? जीव देखेंगे। जीव देखते हैं। देखिए अब बताइए, जीव जो है, जीव जो आपका है ये क्या है? इसमें हड्डी होता है कि नहीं? ये आपका पेशी अंग है, मस्कुलर है, इसमें कोई हड्डी नहीं होता है। ठीक है ना? जीभ क्या आपका एक पेशी अंग है, इसमें कोई हड्डी नहीं होता है। जीभ में क्या होता है? जीभ में होता है लार। जीभ में क्या होता है? लार होता है। जीभ में क्या होता है? लार। और लार में क्या होती है? लार ग्रंथियाँ। लार में क्या होती है? लार ग्रंथियाँ। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर दिखाया। तो लार में क्या होती है? लार ग्रंथियाँ। लार में क्या होती है? लार ग्रंथियाँ। अब वो कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ होती है उसको देखते हैं।
लार ग्रंथियाँ। देखिए ग्रंथियाँ का मतलब क्या होता है, ग्रंथि वर्ड आपने सुना होगा। ग्रंथि का मतलब होता है जिससे कुछ ना कुछ पदार्थ निकले, या तो एंजाइम निकल सकते हैं या तो हार्मोन निकल सकते हैं, समझ गए ना, वो आपका ग्रंथि होता है, कुछ ना कुछ पदार्थ निकलेगा। तो लार ग्रंथियाँ ये आपका क्या होती है, जोड़े में होती है। पहले हमने क्या देखा, जीव देखा, जीव में क्या होता है लार, और लार में क्या होता है लार ग्रंथियाँ, समझ गए ना। और लार ग्रंथियाँ हमेशा जोड़े में होती है। क्या होती है, जोड़े में होती है। कौन कौन सी है, ये 3 प्रकार के लार ग्रंथियाँ। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला आपका क्या हो जाएगा सब मैडिब्यूलर, दूसरा सब लिंग्यूल और तीसरा पैरोटिड। जो सब मैडिब्यूलर है ये आपका निचले जबड़े के नीचे होता है। जो निचला जबड़ा है आपका, अब बार बार मैं फोटो आपको नहीं दिखा पाऊंगा ना, ये आप सुनो बस ध्यान से, क्योंकि रिवीजन है आपका भी। सब मैडिबुलर कहाँ होगा आपका, निचला जबड़ा जो आपका है उसके नीचे होगा। सब लिंग्यूल ये कहाँ होगा आपका, ये सबसे छोटी लार ग्रंथि, ये भी ध्यान रखना। बोल देगा सबसे छोटी लार ग्रंथि बताओ, तो सबसे छोटी लार ग्रंथि का नाम क्या, सब लिंग्यूल है। और ये कहाँ होगा, ये जीव के नीचे होगा। कहाँ होगा, जीव के नीचे होगा। पैरोटिड, पैरोटिड ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पैरोटिड क्या, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, ध्यान रखना। बोल देगा सबसे बड़ी लार ग्रंथि बताओ, तो पैरोटिड। सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबसे छोटी लार ग्रंथि आपका क्या हो जाएगा, सब लिंग्यूल हो जाएगा। एक मिनट मैंने गलत बोल दिया ना, सॉरी, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखिए पैरोटिड, हाँ ठीक ही तो बोला है ना, ठीक ही बोला है, ठीक है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपका क्या, पैरोटिड है। और ये सब मैडिबुलर जो है ये सबसे ज़्यादा लार निकालने वाली, हाँ सबसे ज़्यादा लार निकालने वाली है ना, सबसे ज़्यादा लार निकालने वाली ग्रंथि कौन सी है, सब मैडिबुलर। और सबसे छोटी सब लिंग्यूल, और सबसे बड़ी पैरोटिड। जो पैरोटिड होती है ये कान के पास होती है, कि कहाँ होती है, कान के पास होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इतना क्लियर है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कितना होगा, ये जोड़ा में होगा। अब चूंकि 3 प्रकार हो गए, एक प्रकार ये, एक प्रकार ये, एक प्रकार ये, तो 1 गुना 2, ये हो गया 2, ये भी 2, ये भी 2, टोटल कितना हो गया 6। टोटल कितना लार ग्रंथि हो गया, 6, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अब चूंकि लार ग्रंथि है तो इसमें क्या पाया जाएगा, एंजाइम। मैंने बोला ना ग्रंथि का मतलब क्या था, कुछ ना कुछ पदार्थ निकले, तो लार ग्रंथि से जो कौन सा एंजाइम निकलता है उसको देखते हैं। लार ग्रंथि से बेसिकली 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक आपका हो गया टाइलिन एंजाइम और दूसरा हो गया लाइसोसोम एंजाइम। ये क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम एंजाइम, ठीक है ना। लार ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलते हैं, एक टाइलिन, एक लाइसोसोम। लाइसोसोम जो टाइलिन है ये क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अब जो भी हम भोजन खाएं, जैसे चावल खाएं, चावल में क्या स्टार्च है। अब स्टार्च थोड़ा सा जटिल रूप है, उसको पचाना संभव है नहीं, तो उसको छोटा करना है तभी हमारे कोशिका उसको पचा पाएगी। तो जैसे मुंह में भोजन लेते हैं, मुंह में क्या है, लार है, मुंह में क्या है, लार है, तो लार क्या करेगी, जो चावल मुंह में लिए हैं, चावल में है स्टार्च, उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगी, माल्टोज में, ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए भोजन। समझ गए ना बात को। तो क्वेश्चन पूछता है कि टाइलिन एंजाइम कहाँ पाई जाती है, तो लार ग्रंथि में पाई जाती है। और टाइलिन एंजाइम का क्या काम है, तो ये आपका स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लाइसोसोम एंजाइम ये अभी आपका कहाँ पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है। इसका काम क्या है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। जैसे मान के चलिए हमने दूषित भोजन कर लिया, दूषित भोजन में क्या होता है कि कुछ कीड़े पड़ जाते हैं, है ना, गलती से हमने कीड़ा पड़ा हुआ भोजन खा लिया, तो उसमें क्या है कि वो भी मुंह में जाएगा। मुंह में क्या है, लार है, और लार में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोसोम नामक एक एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है, वो जो जीवाणु बैक्टीरिया हमने खा लिया उसको वो नष्ट कर देता है, अंदर नहीं जाने देगा। समझ गए ना बात को। चलिए अब अंदर नहीं जाने देगा तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अब बात करते हैं भोजन ग्रसिका। कहाँ बात करते हैं, भोजन ग्रसिका। देखिए यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ लिया, आपका मुंह अच्छे से पढ़ लिया, आहार नाली का पहला पार्ट मुंह पढ़ लिया, मुंह में दांत था, जीव था, दोनों को पढ़ लिया। अब बात करते हैं ग्रास नली। भोजन के बाद, मुंह के बाद भोजन कहाँ जाएगा, ग्रास नली में। तो ग्रास नली देखते हैं, ठीक है। ये आपका ग्रास नली। ग्रास नली देखो ग्रास नली का अन्य नाम भी है। ग्रास नली को हम क्या बोलते हैं, भोजन नली भी बोलते हैं, एक ही बात है। ग्रास नली बोलो या भोजन नली बोलो, इंग्लिश में इसको फूड पाइप बोलते हैं। मुंह से अमाशय तक भोजन इसी के माध्यम से कर्मकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। अब देखो भाई, ये आपका मुंह था, पहले क्या था, मुंह था। अब मुंह से भोजन, जब मुंह में भोजन रखते हैं तो अंदर निगलते हैं ना, तो निगलते हैं तो वो पाइप होता है, वो सरसरेले एकदम, जो एकदम पूरा स्पीड में कहाँ पर जाता है, ये आपका आता है अमाशय में। कहाँ आता है, सीधा पेट में जाता है। ये मुंह हो गया, मान ये मुंह है, और ये आपका पाइप है। इसी पाइप को क्या कहते हैं, इसी पाइप को हम कहते हैं साथियों भोजन ग्रसिका या ग्रास नली। तो मुंह से भोजन जो आपका पेट में आ रहा है वो कौन से पाइप के माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से, और इस पाइप को बोलते हैं भोजन नली या ग्रास नली। तो मुंह से जो भोजन पेट में आ रहा है किस माध्यम से आपका आ रहा है, ग्रास नली के माध्यम से। तो कुछ गति करके आ रही है। अरे मुंह से भोजन जो आपका अमाशय में आ रही है तो गति करके आ रही है ना,
बिल्कुल आ रही है। तो जो गति कर रही है ना, उस गति का नाम क्या है? उस गति का नाम है साथियों क्रमाकुंचक गति। पूछता प्रश्न, बहुत बार पूछा है। उस गति का नाम क्या है? क्रमाकुंचक गति करके जो है मुंह से भोजन पेट में पहुंचती है। ईसोफेगस, मतलब ईसोफेगस भी बोलते हैं इस भोजन नलिका को, इसके माध्यम से। क्लियर है? चलिए, अब भोजन कहाँ आ गया? आमाशय में आ गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जैसे ही भोजन को मुंह में लेते हैं, भोजन को जैसे मुंह में लेते हैं, तो अब वो उसको भोजन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे बोलस। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? बोलस। बोलेगा बोलस क्या है? तो बोला सर बोलस कुछ भी नहीं है, जैसे मुंह को भोजन मतलब जैसे भोजन को हम मुंह में ले लिए तो उनका नाम बोलस हो गया, क्योंकि उसमें लार मिल जाता है। जैसे ही भोजन में लार मिला तो उसका नाम अब भोजन नहीं बल्कि बोलस होगा। समझ गए ना बात को? चलिए, अब भोजन नलिका से कहाँ आ गया? आमाशय में आ गया। तो आमाशय में क्या होगा? आमाशय में साथियों क्या होगा? आमाशय में क्या होगा? इसमें जठर ग्रंथियाँ होती हैं। ये आमाशय कुछ इस तरह से आपका होता है, इस तरह से आपका आमाशय होता है, ठीक ना। आमाशय में साथियों क्या होती है? इस तरह से एकदम जाली टाइप का क्या होती है? जठर ग्रंथियाँ होती है। क्या होती है? जठर ग्रंथियाँ होती है। अब देखो फिर ग्रंथियाँ हो गई, जब ग्रंथियाँ हैं तो कुछ ना कुछ पदार्थ निकालेगी, या तो एंजाइम निकालेगी या तो हार्मोन निकालेगी। तो ये क्या करती है? जठर ग्रंथियाँ जठर रस निकालती है। जठर ग्रंथियाँ जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वो निकालती है, जो कि पाचन में मदद करती है। अब एंजाइम है तो भाई पाचन में मदद करेगा ना, समझ रहे ना बात को। तो जठर, पेट में जठर ग्रंथियाँ होती है, वो जठर रस निकालती है जो पाचन में मदद करती है। जो बोलस, बोलस समझ गए ना किसको बोलेंगे? जैसे मुंह में भोजन को डाले तो वो बोलस कराएगा, तो वो पेट में आ चुका है। कहाँ आ चुका है? पेट में आ चुका है। तो बोलस पेट में आ चुका है, तो पेट में इसका क्या होगा? पाचन। पेट में क्या होगा? पाचन। अब जो जठर ग्रंथि से जो कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं उसको देखते हैं। पहला आपका निकलता है HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा श्लेष्मा। ये तीन चीज़ जठर ग्रंथि से निकलता है। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिन आपका क्या एक प्रकार का एंजाइम है, श्लेष्मा भी क्या एक प्रकार का एंजाइम ही समझ लीजिए। तो HCl जो मेरे भाई है एसिड है, ये क्या आपका एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन को अम्लीय करता है, यानी कि जो बोलस, बोलस बोलिए या भोजन बोलिए एक ही बात है, मतलब चीज़ वही है ना, भोजन ही बोलस बना है। तो अगर मैं भोजन बोलस बोल दूँ तो आप कन्फ्यूज ना होइए, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बोलस क्या होता है। तो भोजन जो आपका पेट में आया, तो पेट में क्या है? HCl। तो पेट में जठर ग्रंथि था, पेट में क्या था? जठर ग्रंथि। अमाशय को ही पेट भी बोलते हैं, अमाशय को पेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो पेट में जो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि से क्या निकल रहा है? HCl। तो पेट में जब भोजन पहुंच चुका है, उस भोजन में क्या मिला देगा ये जठर ग्रंथि? HCl मिला देगा। तो HCl चूंकि अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जैसे उसमें मिला देगा तो भोजन क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। भोजन क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय होने से क्या फायदा होगा? भोजन और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगा। भोजन क्या है? और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगा। जितना सरल वो टूटेगा उतना पचाने में आसानी होगा। समझ गए बात को? अब बात करते हैं इधर यहाँ पर, अब है पेप्सिन। ये भी जठर ग्रंथि में ही है, इसका भी कुछ काम होगा। ये क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करेगा? आपका प्रोटीन का पाचन करेगा। मान के चलिए आपने प्रोटीन खाया हो, जैसे कि आपने दाल खाया, तो दाल खाया तो वो फाइनली आपका पेट में आएगा ना, पेट में आएगा ना, मुंह में जाएगा, मुंह से ग्रास नली से पेट में आएगा। तो दाल में तो प्रोटीन होता है, तो बेसिकली हमको दाल में जो प्रोटीन है वो पचेगा तभी हमको फायदा होगा। देखो ओवरऑल क्या है, जो भी आप खा रहे हैं उसमें जो पोषक तत्व है वो पचेगा तभी आपको फायदा है। रोटी खाया तो रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो पचेगा तो वो फायदा है हमें। दाल है, दाल में प्रोटीन है, वो पचेगा तो हमें फायदा है। वसा है, वसा में क्या है आपका, मतलब कि घी है, उसमें वसा है, वसा पचेगा तो हमको फायदा होगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने दाल खाया, दाल पेट में आ चुका है, तो दाल में जो प्रोटीन है, प्रोटीन को आप नहीं पचा पाइएगा इतना आसानी से, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है? जटिल पदार्थ होता है, प्रोटीन को पचाना इतना आसान नहीं है। तो सर आखिर प्रोटीन तो हम खाते हैं, पचा लेते हैं, कहाँ हमको कुछ दिक्कत होता है? तो मेरे भाई प्रोटीन का आप छोटा रूप पचाते हैं। प्रोटीन का छोटा रूप क्या है? अमीनो एसिड, आपने नाम सुना होगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट खाया आपने और वो पच गया, इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट छोटा रूप ग्लूकोज में टूटा होगा तभी वो पचा है। डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा पाइएगा, ग्लूकोज में टूटेगा कार्बोहाइड्रेट विभिन्न एंजाइमों की मदद से, तब ग्लूकोज आपको पचेगा, तब बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट पच गया। प्रोटीन खाया आपने, प्रोटीन पच गया आप में, इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन अपने छोटे रूप में टूटा होगा, और प्रोटीन का सबसे छोटा रूप क्या है? अमीनो एसिड। और वसा खाया आपने, वसा का सबसे छोटा रूप क्या है? वसीय अम्ल। समझ गए ना बात को? तो ये चीज़ है। अब बाकी सारी इधर विटामिन, खनिज लवण, ये भी तो पोषक तत्व है, ये भी तो हम खाते हैं। तो विटामिन और खनिज लवण इतने छोटे होते हैं, मतलब ये ऑलरेडी सरल रूप होते हैं, इनको पचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, ठीक है ना। पचाने में मेहनत हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को ही लगता है। समझ गए ना? चलिए,
तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन कर देगा पेट में। आपने दाल खाया, दाल आपका पेट में आया, आपने दूध खाया, दूध में भी प्रोटीन होता है, पेट में आया, आपने मांस खाया, मांस भी पेट में आया, उसमें भी प्रोटीन होता है, तो उसका पाचन आपका पेप्सिन कर देगा। ठीक है, चलिए अब सेलेस्मा क्या करेगा, सेलेस्मा का काम क्या है मेरे भाई, ये आपको अमाशय को HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। अब आपका एक प्रश्न होगा, सर HCl जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। एसिड तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो फिर भी ये पेट में है तो पेट को हानि करेगा, तो पेट को हानि करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन हानि होने से कौन बचाता है, सेलेस्मा। सेलेस्मा क्या करता है, पेट को HCl से बचाता है। बात को ध्यान रखना, बोलेगा कि पेट में HCl है फिर भी पेट क्यों नहीं जलता है, एसिड है तो जल जाना चाहिए पेट, तो कौन बचाता है, सेलेस्मा बचाता है। समझ गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जठर ग्रंथि जो है इसमें कुछ कोशिका भी रहती है। जठर ग्रंथि में हमने क्या देखा, जठर ग्रंथि में हमने देखा कि HCl भी है, पेप्सिन भी है, सेलेस्मा भी, ये सारे हो गए एंजाइम टाइप के, एंजाइम हो गए। अब इसमें देखते हैं जठर ग्रंथि में कोशिका कौन कौन सी, वो देख लेते हैं। जठर ग्रंथि में कोशिका भी होती है, कौन कौन सी, पहला पेप्टिक कोशिका, इसका दूसरा नाम है मुख्य कोशिका, दूसरा पैराइटल कोशिका या ऑक्जेंटिक सेल, तीसरा म्यूकस या गोबलेट कोशिका। ये 3 प्रकार की कोशिका भी इसमें होती है। सभी का काम देखते हैं। पेप्टिक कोशिका या मुख्य कोशिका का काम क्या है, यह पेप्सिनोजन एवं प्रोरेनिन का स्राव करता है। देखो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन क्या है, पेप्सिनोजन आपका एक प्रोटीन है, प्रोरेनिन भी, सॉरी मैं प्रोटीन बोल रहा हूँ, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन क्या है, दोनों आपका एंजाइम है, दोनों आपका क्या है, एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों क्या है आपका, दोनों एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। समझ गए ना बात को। तो इस एंजाइम का स्रावन कौन करता है, पेप्टिक कोशिका, मुख्य कोशिका। ध्यान रखिएगा कि पेप्टिक कोशिका या जिसको मुख्य कोशिका ही बोलते हैं, ये क्या निकालती है अपने आप में, ये कोशिका क्या निकालती है, ये पेप्सिनोजन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम निकालती है। लेकिन निकालती तो है, लेकिन असक्रिय होती है। क्या होती है, असक्रिय। असक्रिय का मतलब कि ये काम करने के लायक नहीं है, मतलब पेप्टिक कोशिका पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम बना रही है लेकिन कोई काम के नहीं है, असक्रिय रूप में है। असक्रिय मतलब एक्टिव नहीं है। भाई कोई चीज़ एक्टिव रहेगा तब ना काम कर पाएगा। जैसे आप एक्टिव नहीं रहिएगा अपने काम को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, तो कैसे आप एग्ज़ाम पास कर पाइएगा। तो वही है जो आपका ये पेप्टिक कोशिका जो है पेप्सिनोजन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम निकाल रही है, ये इनएक्टिव फॉर्म में। अब इसको एक्टिव करना पड़ेगा, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव कैसे होगा, ये एक्टिव होगा। अब आपको पता है कि जठर ग्रंथि क्या HCl भी निकालती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। ये HCl जैसे ही पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन पर क्रिया करता है तो आपका ये दोनों एक्टिव हो जाता है। दोनों क्या होता है आपका, एक्टिव हो जाता है। समझ गए बात को, तो उसको भी देखेंगे आगे। अब पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, ये क्या, ये आपका HCl का स्राव करता है। देखिए ये क्या करता है आपका, HCl का स्राव, HCl आपका यही निकालता है। हमने यहाँ पर देखा था कि HCl जो है जठर ग्रंथि में जो HCl है वो क्या कर रहा था, वो भोजन को अम्लीय कर रहा था, मतलब हमने यहाँ पर काम देखा था। यहाँ पर कोशिकाओं के काम देख रहे हैं। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है, HCl का स्राव यही करता है। बोल देगा कि जठर ग्रंथि यानी पेट में आपका HCl होता है, तो HCl आया कहाँ से, तो ये आपका पैराइटल कोशिका इसको बनाती है या स्राव करती है, निकालती है। और पेप्टिक कोशिका क्या करती है, ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्राव, स्राव मतलब निकालना है ना। जैसे लीवर क्या करती है, पित्त रस का स्राव करती है। म्यूकस या गोबलेट सेल ये क्या करेगी, म्यूकस का स्राव करती है। अभी जस्ट हमने देखा यहाँ पर, देखा कि नहीं, यहाँ पर ये जो सेलेस्मा है आपका, सेलेस्मा को कौन बनाता है, ये आपका गोबलेट सेल बनाता है, गोबलेट सेल, ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए तो तीनों का काम हमने देख लिया। अब जठर रस जो होता है, जठर रस क्या है, वही है पेट में जो पाया जाता है उसको जठर रस कहते हैं। मतलब जठर ग्रंथि है ना मेरे भाई, देखो अभी हमने देखा ना जठर ग्रंथि, पेट में हमने क्या देखा, पेट में हमने देखा इस तरह से आपका पेट का संरचना होता है। पेट में क्या होता है, जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि में क्या होता है, जठर रस। तो जठर रस का pH मान जो होता है वो 2 से 5 के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। जठर रस का pH मान कितना होता है, 2 से 5 के बीच होता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो ये आपका पेप्टिक कोशिका क्या कर रही थी, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम निकाल रही थी, लेकिन कौन से रूप में, इनएक्टिव रूप में, कोई काम का नहीं है। तो इसको एक्टिव कौन करेगा, ये HCl। HCl कैसे एक्टिव करता है, देखिए यहाँ पर पेप्सिनोजन पर जैसे ही HCl आएगा तो ये किस में बदल जाएगा, पेप्सिन में बदल जाएगा। प्रोरेनिन में जैसे ही HCl क्रिया करेगा तो ये रेनिन में बदल जाएगा। अब पेप्सिन रेनिन का काम क्या है, ये दोनों प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, पहले ही बता दिया आपको।
पेप्सिन और रेनिन एंजाइम कहाँ है? पेट में है। इसको एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। और पेप्सिन रेनिन बनाता कौन है, यानी कि निकालता कौन है? पेप्टिक कोशिका। और पेप्सिन रेनिन का काम क्या है? दोनों ही प्रोटीन का पाचन करता है। समझ गए ना? तो ये देखिए, ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन हमने लिख दिया। रेनिन जो है, रेनिन आपका ये जो रेनिन है, ये दूध में जो प्रोटीन पाचता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में आपका केसिन प्रोटीन होता है। तो दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है, बेसिकली उसी का पाचन करता है रेनिन एंजाइम, यानी कि एक ये स्पेशल प्रकार का प्रोटीन है। बोल देगा दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है, दूध पीते हैं ना, दूध पच जाता है आपका। दूध अगर नहीं पचा तो समझिए दूध में जो केसिन प्रोटीन है वो आपका नहीं पचा। कभी कभी होता है ना, दूध नहीं पचता है किसी को, इसका मतलब क्या है? आप क्या समझोगे? आपको समझना है कि दूध में जो केसिन प्रोटीन था वो नहीं पच पाया। समझ गए? यानी कि रेनिन एंजाइम नहीं पचा पाया, रेनिन एंजाइम आपका नहीं निकला अच्छे से। समझ गए बात को? चलिए, तो रेनिन एंजाइम जो दूध में केसिन प्रोटीन होता है उसको पचाता है। और ये पेप्सिन एंजाइम ये भी प्रोटीन को पचाता है। लेकिन ये कौन सा प्रोटीन? ये सभी प्रोटीन पचाएगा। दाल में प्रोटीन हो, मांस में प्रोटीन हो, या जिस भी भुट्टे में प्रोटीन हो, सभी को प्रोटीन को ये पचाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब देखते हैं छोटी आंत के बारे में। अब हम क्या देखते हैं? छोटी आंत के बारे में। लेकिन उसके पहले छोटी आंत में जो है, देखिए छोटी आंत को देख लेते हैं। एक मिनट। अब देखते हैं छोटी आंत। ठीक है ना? क्योंकि अमाशय देख लिया, अमाशय के बाद क्या आता है? छोटी आंत आता है। अमाशय के बाद क्या आता है? छोटी आंत आता है। छोटी आंत देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। इस तरह से होगा, मैं फिर से बनाने का प्रयास करता हूँ। ये आपका ग्रास नली हो गया। यहाँ से क्या रहता है आपका? यहाँ से आपका क्या? ये अमाशय हो गया। ठीक है ना? ये आपका अमाशय हो गया। फिर अमाशय से इधर जो है, अमाशय से इधर जो आपका है, इधर आपका ये छोटी आंत हो गया। इस तरह से मैं अच्छे से फिर एक बार बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया, ये अमाशय हो गया। तो उसके बाद फिर इधर आपका छोटी आंत रहता है, क्योंकि अमाशय के बाद क्या आएगा आपका? अमाशय के बाद आपका छोटी आंत आएगा। ठीक है ना? और फिर छोटी आंत के बाद क्या आएगा? ये आपका मैं फिर से बना देता हूँ एक मोटा सा पाइप, ये आपका बड़ी आंत आएगा। और फिर यहाँ का क्या आएगा आपका? गुदा द्वार आएगा। तो अमाशय हमने पढ़ लिया। अब अमाशय के बाद पढ़ते हैं छोटी आंत को। छोटी आंत के बाद फिर पढ़ेंगे बड़ी आंत को, फिर गुदा द्वार, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं थोड़ा छोटी आंत को। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन्स को बोलेंगे। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। ये ऐसे ऐसे करके होती है ना, ऐसे ऐसे करके ये होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। यहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। अब देखो, जो भी भोजन आप खा रहे हैं, जो भी भोजन साथियों आप खा रहे हैं ना, जो भी भोजन आप खा रहे हैं, वो सारा कहाँ पचेगा आपका? पूरा रूप से वो पचेगा आपका कहाँ पचेगा? पेट में पचेगा, सॉरी छोटी आंत में पचेगा। देखिए, भोजन मुंह में भी थोड़ा सा पचा, पेट में भी पचा, लेकिन पूरा कहाँ पचा? पूरा आपका छोटी आंत में पचा। कहाँ पचा? छोटी आंत में पचा। समझ गए ना बात को? जैसे आपने स्टार्च खाया, तो स्टार्च का पचना जो प्रारंभ कहाँ हो गया? वो मुंह में ही हो गया। सर कैसे? मुंह में क्या था? लार था। लार में क्या पाया? सर टैलिन एंजाइम। और टैलिन एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। यानी थोड़ा सा तो पचाया है ना, थोड़ा सा तो स्टार्च को तोड़ के माल्टोज में छोटा किया ना। माल्टोज क्या है? स्टार्च से छोटा है, तो सरल किया ना थोड़ा सा। तो अगर आपको पूछे, बता देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है? तो मुंह से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो पेट से शुरू होता है, क्योंकि पेट में पेप्सिन एंजाइम है, वही प्रोटीन का पाचन करता है। समझ गए बात को? और बोलेगा वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा का पाचन आपका छोटी आंत में होता है। अब बोलेगा संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? सभी का, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, सबका पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। समझ गए बात को? चलिए, तो इनको फटाफट हम देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। यह भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन को संपूर्ण पचाने के लिए यकृत और अग्नाशय अपना स्राव यहाँ डालते हैं। देखो, छोटी आंत में हमने बोला कि भोजन पूरा पचता है, तो क्या आसानी से पच जाता? क्या नहीं मेरे भाई। छोटी आंत में जो भोजन पचता है, यहाँ पर क्या करते हैं? लीवर और अग्नाशय ये दोनों अपना हेल्प करते हैं छोटी आंत में भोजन को पूरा पचाने के लिए। छोटी आंत में हमने बोला कि भोजन पूरा पचता है, तो ऐसे नहीं पच जाता है। लीवर और अग्नाशय दोनों हेल्प करते हैं, अपना रस डालते हैं छोटी आंत में ताकि सारा पच जाए। तो लीवर क्या करता है? लीवर साथियों आपका जो है यकृत कोई लीवर कर, ये आपका पित्त रस डालेगा छोटी आंत में, जो कि वसा को पचने में मदद करेगा। अग्नाशय है, ये आपका अग्नाशय रस डालेगा। अग्नाशय क्या करेगा? अग्नाशय रस डालेगा। तो बोलेगा यकृत छोटी आंत में क्या डालता है? तो पित्त रस डालता है। अग्नाशय छोटी आंत में क्या डालता है? अग्नाशय रस डालता है। समझ गए ना बात को? चलिए, अब थोड़ा 1 मिनट में देख लेता हूँ इसको चित्र के माध्यम से। ठीक है,
यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझते हैं हल्का सा। ये आपका छोटी आंत है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये जो गुलाबी रंग का ये छोटी आंत है। सारा भोजन यहीं पचेगा, लेकिन पचने के लिए तो यहाँ पर कौन मदद करता है, ये जो लीवर है ना, ये लीवर है, ये क्या होता है, लीवर है। तो लीवर और ये जो आपका पेट है, ये जो पेट है, इस पेट के पीछे यहाँ पर जो है, इस पेट के पीछे यहाँ पर एक रहता है अग्नाशय। पेट के पीछे क्या रहता है, यहाँ पर अग्नाशय रहता है। तो पेट के पीछे आपका अग्नाशय रहेगा, तो दोनों मिलकर क्या करता है, मदद करता है। लीवर पेट में क्या डालेगा, पित्तरस डालेगा, नली होता है सबके लिए। और अग्नाशय सॉरी मैं क्या बोल दिया, लीवर छोटी आंत में क्या डालेगा, पित्तरस डालेगा। और जो आपका अग्नाशय है, ये छोटी आंत में क्या डालेगा, अग्नाशय रस डालेगा। जिससे कि जो भी है आपका, अब लीवर जो आपका छोटी आंत में पित्तरस डाल रहा है, ये पित्तरस किसमें मदद करेगा, वसा के पाचन में। पित्तरस किसमें मदद करेगा, वसा के पाचन में। बाकी जो अग्नाशय रस, जो अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय रस। कौन कौन से रस निकलते हैं वो भी देखेंगे। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, वो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सबका पाचन में मदद करता है छोटी आंत में। तो ध्यान रखना है, लीवर अपना स्राव पित्तरस कहाँ गिराती है, छोटी आंत में। अग्नाशय अपना स्राव अग्नाशय रस कहाँ गिराती है, छोटी आंत में। समझ गए ना बात को। चलिए, और एक चीज़, जो छोटी आंत है इसके 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला वाला ड्यूडेनम, मध्य वाला जिजोनम, और ये सब, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये वाला है ना, मैं बड़ी आंत को बोल दिया। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, ये होगा ड्यूडेनम। और जो मध्य वाला पार्ट है इसको बोलेंगे जेजुनम। और जो नीचे वाला पार्ट इसको बोलेंगे इलियम। इसको बोलेंगे ड्यूडेनम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ड्यूडेनम, और दूसरा हो जाएगा जेजुनम, और तीसरा हो जाएगा इलियम। ठीक है ना। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। समझ गए ना। चलिए, अब सबका हमने जो यहाँ पर है काम भी लिख दिया है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ड्यूडेनम इसको ग्रहणी हिंदी में बोलते हैं, जेजुनम इसको मध्यांतर हिंदी में बोलते हैं, इलियम इसको शेषांतर हिंदी में बोलते हैं। ग्रहणी क्या है आपका, ये सबसे पहला भाग है छोटी आंत का। बोलेगा छोटी आंत का सबसे ऊपरी पार्ट ग्रहणी, यह पेट से जुड़ा होता है। यह किससे जुड़ा होता है, पेट से जुड़ा होता है। और छोटी आंत का पहला और छोटा भाग, छोटी आंत का क्या है, पहला और छोटा भाग। सबसे छोटा भाग ग्रहणी ही होता है, और ये पेट से जुड़ा होता है। क्योंकि ऐसे देखा आपने भी, इस तरह से देखा, ये आपका क्या था, ये पेट था, यह क्या था, पेट था। और बाकी यहाँ ऐसे करके क्या हुआ था, छोटी आंत स्टार्ट हुआ था। छोटी आंत इस तरह से स्टार्ट हुआ था। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो ड्यूडेनम, बीच वाला पार्ट है जेजुनम, छोटा नीचे वाला पार्ट इलियम। तो ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है ड्यूडेनम, इसी को तो ग्रहणी बोल रहे हैं। तो ये किससे जुड़ा है, ये पेट वाला पाइप से जुड़ा है। और ये छोटी आंत का सबसे छोटा पार्ट भी होता है। समझ गए ना, वही यहाँ पर लिखा गया। मध्यांतर जो है, यह छोटी आंत का मध्य भाग है। जो मध्य वाला भाग है उसको मध्यांतर बोलेंगे, और सबसे नीचे वाला पार्ट को इलियम बोलेंगे, शेषांतर। ठीक है। चलिए, तो यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो मध्यांतर अवशोषित नहीं कर पाता। देखिए यहाँ पर, अब चूंकि छोटी आंत है, इसमें क्या भोजन का पूरा पाचन होगा। तो भोजन का पूरा पाचन होगा, पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण। बताया था ना, पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण। जब भोजन पूरा पच गया है तो अब बचा है अवशोषण। मतलब जो भी भोजन हमने खाया उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है उसका अवशोषण हो जाए, ताकि हमारे शरीर में लगे, वृद्धि विकास करे। तो बोलेगा कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो आपका छोटी आंत में ही होता है। समझ गए ना बात को। तो यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो मध्यांतर अवशोषित नहीं कर पाता। ये जो मध्यांतर है, इसको जेजुनम बोल रहा है, जो ये अवशोषित नहीं कर पाएगा, वो अवशोषित कौन करता है, शेषांतर। यह बड़ी आंत से भी जुड़ा होता है। जो शेषांतर है वो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत में आंतरिक सतह पर पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती है, जिसे विलाई कहते हैं। देखिए, ऊतक वाले चैप्टर में मैंने आपको एक एपिथेलियमी ऊतक बताया था। एपिथेलियम ऊतक बताया था क्या, बिल्कुल बताया था, एपिथेलियम ऊतक। तो जो एपिथेलियम ऊतक है मेरे भाई, उसका एक प्रकार था स्तंभाकार। था क्या, स्तंभाकार उपकला ऊतक। स्तंभाकार उपकला ऊतक कैसा था, ऐसा था आपका। और इसके ऊपर क्या पाए जाते थे, रसांकुर पाए जाते थे। और ये रसांकुर क्या करता था, भोजन को अवशोषित करने में मदद करता था। और ये कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं। तो एक बार और इमेज में, तो ये देखिए, मैं इमेज में आपको दिखाना चाहता हूँ कि छोटी आंत में क्या होता है मेरे भाई। छोटी आंत में क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा कलर पीला ले लेते हैं ना, पीला ले लेते हैं। छोटी आंत में क्या होता है कि आपके इस तरह से मैं यहाँ पर छोटी आंत इस तरह से अलग करके बना दे रहा हूँ ना। ये जो गुलाबी है इसको अलग करके मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ बना दे रहा समझाने के लिए अच्छे से। ये छोटी आंत मैंने बना दिया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है मेरे भाई कि उंगली जैसे संरचना होती है, इस तरह से उंगली जैसे क्या होती है, संरचना होती है। उंगली जैसे क्या संरचना, इसको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। यही क्या करता है आपका, यही क्या करता है,
अवशोषण करने में, पोषक तत्व को अवशोषण करने में मदद करता है। हमने जाना कि पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है, लेकिन छोटी आंत में एक संरचना होती है उंगली जैसा उभार, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। मेरे शिफ्ट में जब मैंने ग्रुप डी दिया था तो उसमें यह आया था, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए, और हम बड़ी आंत का भी पार्ट यहीं पर देख लेते हैं ना। देखिए, ये जो बड़ी आंत है, ऊपर वाला पार्ट है, ये बड़ी आंत दिख रहा है, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सीकम। क्या बोलेंगे, सीकम बोलेंगे। और इसका जो मध्य वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे कोलोन। क्या बोलेंगे, इसको कोलोन बोलेंगे। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। और सबसे नीचे वाला पार्ट, इसको बोलेंगे रेक्टम। जिस तरह से छोटी आंत के 3 पार्ट हुए, उस तरह से इसी के भी क्या होंगे, मतलब बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होंगे। तो अब मैं दोबारा आपको चित्र नहीं दिखाऊंगा, अभी ही मैंने बोल दिया। सीकम हो गया बड़ी आंत का ऊपर वाला पार्ट, और कोलोन हो गया इसका मध्य पार्ट, और रेक्टम हो गया इसका सबसे नीचे वाला पार्ट। समझ गए ना। और रेक्टम को मलाशय भी कहते हैं, मलाशय द्वार भी कहते हैं, ठीक है। ये बड़ी आंत के 3 पार्ट होंगे। अब मैं पार्ट आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ उसको पढ़ते हैं। इमेज मैंने आपको दिखा दिया, समझ गए ना। अच्छा, और जो मैंने बोला था अभी, छोटी आंत का सबसे लास्ट पार्ट क्या है, छोटी आंत का ऊपर वाला पार्ट क्या था, छोटी आंत का ऊपर वाला पार्ट क्या था, छोटी आंत का ऊपर वाला पार्ट था आपका ड्यूडेनम, मध्य वाला पार्ट क्या था, जेजुनम, और सबसे नीचे वाला पार्ट क्या था, इलियम। इलियम किससे जुड़ा होता है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है। देखो ना, ये इलियम सबसे नीचे ना, ये बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। इलियम क्या, बड़ी आंत से जुड़ा होता है। समझ गए ना बात को। चलिए, अब बड़ी आंत को देख लेते हैं। जो हमने लिखा है, चित्र मैंने आपको दिखा दिया। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, लेकिन व्यास 6 सेंटीमीटर तक होता है। लंबाई इसका कितना होता है, लंबाई इसका होगा 1.5 मीटर तक इसका लंबाई होगा, और व्यास क्या होगा, 6 मीटर। अब बोलेंगे सर, छोटी आंत का तो लंबाई आपने 6 से 7 मीटर बताया। मेरे भाई, नाम भले छोटी आंत है, लेकिन उसकी लंबाई बड़ी है। पतला पतला था ना, इसे पतला पतला था ना, जब उसको पूरा खींचेंगे तो लंबा है। लेकिन बड़ी आंत क्या, मोटा पाइप है। मोटा पाइप है तो मतलब क्या, व्यास ज़्यादा होगा, और छोटा पाइप है तो व्यास कम होगा। तो छोटी आंत का व्यास कम होगा लेकिन लंबाई ज़्यादा, बड़ी आंत का लंबाई कम लेकिन व्यास ज़्यादा। समझ गए ना। चलिए, तो हमने यहाँ पर लिखा है। आगे देखते हैं, इसका मुख्य कार्य जो है, अब इसका मुख्य कार्य क्या है, जल का अवशोषण करना। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या था, वहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है और पूरा विपाचन वहीं पर होगा। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का अवशोषण करना, और भोजन का पूरा पाचन भी छोटी आंत में ही होता है। समझ गए ना। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अच्छा, ये पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, जल का अवशोषण करना। अब जल का अवशोषण जो है छोटी आंत में नहीं होता है। पानी भी हम पीते हैं कि नहीं, तो पानी का पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में नहीं, बड़ी आंत में होगा। तो बोलेगा जल का अवशोषण कहाँ होगा, वो आपका होगा बड़ी आंत में, ठीक है। और कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण और अनपचे भोजन को मल बनाकर शरीर से बाहर करना। और बड़ी आंत का क्या काम है, जैसे कि भोजन आपका क्या है, भोजन आपने खाया, भोजन नहीं पचा, भोजन आपने खाया, भोजन नहीं पचा, तो उसको बाहर निकाले का काम कौन करता है, बड़ी आंत करता है। कौन करता है, उसको मल बनाकर बाहर निकाले काम कौन करता है, आपका बड़ी आंत करता है। समझ गए बात को। चलिए, अब इसके भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। मैंने बताया दिया, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम क्या है, यह बड़ी आंत का पहला भाग है, बताया था ना मैंने, और जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है। कोलन मध्य वाला पार्ट हो गया। रेक्टम आपका क्या हो गया, सबसे नीचे वाला पार्ट बड़ी आंत का। कोलन देखते हैं बारे में। कोलन आपका क्या है, यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। कोलन क्या, बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है, जहाँ मौजूद जीवाणु बचे हुए पदार्थों को तोड़कर मलाशय के पास भेजते हैं। जो कोलन है मेरे भाई आपका, ये क्या है, बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है, जहाँ मौजूद जीवाणु, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बचे हुए पदार्थ को तोड़कर मलाशय के पास भेजते हैं। जो मतलब बच गया पदार्थ, जो नहीं पचा, हमने जो खाना खाया, जो बच गया पदार्थ, बताया था ना, अनपचे पदार्थ, जो पदार्थ नहीं पचा, उसको मलाशय बनाकर, मल बनाकर कौन बाहर निकालेगा, बड़ी आंत। बेसिकली बड़ी आंत का कौन सा पार्ट, कोलोन वाला पार्ट, ठीक है ना। मलाशय, मलाशय मतलब रेक्टम, मलाशय मतलब रेक्टम, रेक्टम को मलाशय कहते हैं। यह मल, यहाँ मल जमा होता है। अब जो मल बनाया कोलोन, इसको जमा कहाँ करेगा, रेक्टम में, जमा कहाँ करेगा, रेक्टम में। और गुदा पाचन तंत्र का अंतिम छिद्र है, इसी के माध्यम से मल बाहर आता है। मलाशय मतलब रेक्टम हो गया, यहाँ क्या होता है, मल जमा होता है, और गुदा के माध्यम से वो क्या होता है, गुदा में एक छिद्र होता है, वहाँ से बाहर निकल आता है। चित्र में दिखाता हूँ, ये चित्र में आप यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुदा। इस यहाँ पर क्या आता है आपका, यहाँ पर क्या होता है आपका, इसमें एक छिद्र होता है, जिससे क्या होता है, मल आपका बाहर आता है। अब आप समझ गए होंगे, है ना, अब आप समझ गए होंगे इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ये आपका ऊपर वाला पार्ट क्या, रेक्टम हो गया, यहाँ मल जमा होगा और गुदा द्वार के माध्यम से बाहर आएगा। समझ गए मेरे भाई, काम खत्म। तो हमने जो है छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को देख लिया। अब जो हमने वो क्या बोलते हैं, जो आंत होता है आपका, छोटी आंत होता है, उसमें क्या होता है, आंत रस होते हैं। छोटी आंत जो आपका होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, आंत रस पाए जाते हैं। तो उसको हम देखते हैं आंत रस के बारे में, ठीक है ना। ये आपका रहा आंत रस।
छोटी आंत में क्या होता है, आंतररस। छोटी आंत में क्या होता है, आंतररस। और आंतररस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसको देखते हैं। सुक्रोज होता है, माल्टेज होता है, लैक्टेज होता है, एरेप्सिन होता है, लाइपेज होता है। ठीक है ना। सुक्रेज का काम क्या है, देखिए सुक्रेज है, सुक्रोज नहीं, बात को समझिएगा, सुक्रेज है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज का पाचन करता है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज का पाचन करता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को पचाता है। लैक्टोज क्या करता है, लैक्टेज है ये ना, ये लैक्टेज है, एक मिनट मैं ये गलती बोल देता हूँ, ये लैक्टेज है, हटाता हूँ इसको, लैक्टोज सॉरी लैक्टेज, ये क्या है, लैक्टेज है, इसे है लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है, ये लैक्टोज को पचाता है। देखो लैक्टेज एक एंजाइम है, लेकिन लैक्टोज जो है वो आपका एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि किस में पाया जाता है, दूध में। दूध मीठा होता है कि नहीं, किसके कारण, लैक्टोज के कारण ही दूध आपको मीठा होता है। ठीक है ना। तो दूध में जो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है उसको कौन पचाएगा, लैक्टेज एंजाइम पचाएगा। एरेप्सिन, एरेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करेगा। ये क्या करता है, पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। अब देखो सर ये पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड आपका मेरे भाई है, जब आपका साथियों पेप्सिन था, पेप्सिन था ना, पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। बताइए तो पेप्सिन कहाँ कहाँ पर होता है, अमाशय में होता है। पेप्सिन कहाँ पर होता है, अमाशय में होता है। समझ गए ना। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, शुरू में ही बताया था, लेकिन ये पूरा नहीं पचाता है। प्रोटीन को पचाने का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन को पचाने का मतलब क्या हो गया कि वो पूरा अमीनो अम्ल में तोड़ दिया। मैंने बोला ना प्रोटीन का सबसे छोटा पार्ट अमीनो अम्ल होता है, समझ रहे ना बात को। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, पेप्टाइड में तोड़ता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। अब एरेप्सिन आके पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ता है, तो प्रोटीन पूरा पच जाता है। समझ गए ना। अब देखते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ये आपको वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है। लाइपेज क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है, वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सुक्रेज जो है कहाँ पाया जाता है, तो आंतररस में। सुक्रेज किसका पाचन करता है, सुक्रोज का पाचन करता है। माल्टेज कहाँ पाया जाता है, आंतररस में। माल्टेज किसका पाचन करता है, माल्टोज का। आपको पता है ना। अच्छा बताइए, स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ा था, कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। लैक्टेज किसका पाचन करता है, लैक्टोज का। एरेप्सिन किसका पाचन करता है, पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ता है, या सिंपल पूछेगा प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक है। अब देख लेते हैं यकृत। यकृत को नहीं देखे थे ना, इसको भी देख लेते हैं फटाक से। यकृत क्या है, यह पित्त रस का स्राव करता है, मैंने बोल दिया था। पित्ताशय में जमा होता है, पित्त रस लवणीय होता है। देखो यकृत क्या करता है, यकृत क्या करता है, पित्त रस निकालता है। अब अगर ज़्यादा पित्त रस निकाल लेगा तो इस पित्त रस को क्या करना है, कहीं पर जमा करना है। भाई कोई भी चीज़ ज़्यादा हो रहा है उसको कहीं ना कहीं जमा कर दो। तो यकृत क्या निकालता है, पित्त रस निकालता है। और ये पित्त रस कहाँ गिराता है, छोटी आंत में। बताए थे ना अभी, यकृत अपना रस निकाल कर कहाँ गिराता है, छोटी आंत में गिराता है। तो पित्त रस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पित्त रस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। पित्त रस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। ये लीवर के बगल में ही होता है, लीवर के बगल में ही पित्ताशय होता है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसमें आपका पित्त रस जमा होता है। तो पित्ताशय में पित्त रस जमा होता है और पित्त रस लीवर से निकलता है। ठीक है ना। और ये पित्त रस होता कैसा है, ये लवणीय होता है। क्या होता है, साल्टी होता है, लवणीय होता है, ध्यान रखो। चलिए अब जो वसा हमारा है, वसा की बड़ी गोली को, वसा की बड़ी गोली को आपको पता है ना, वसा, वसा क्या है, एक प्रकार का पोषक तत्व है। तो वसा को डायरेक्ट पचाना क्या आसान है, आसान है क्या, नहीं आसान है। तो वसा की जो छोटी छोटी गोली होती है, यानी कि वसा की जो बड़ी गोली होती है, इसको छोटी गोली में तोड़ना। मतलब ऐसा समझिए कि वसा के जटिल अणुओं को उसके छोटे अणुओं में तोड़ना, यानी कि जटिल वसा को छोटे वसा में तोड़ना, जटिल वसा को सरल वसा में तोड़ना। कैसे ही बोलो, सब बातें की है। जटिल वसा को छोटे वसा में कौन तोड़ता है, तो ये आपका पित्त रस तोड़ता है। कौन तोड़ता है, पित्त रस तोड़ता है। ठीक है ना। बोल देगा कि वसा की जटिल वसा को सरल वसा में कौन तोड़ता है, पित्त रस तोड़ता है। ठीक है ना। अब देखते हैं अग्नाशय रस में एंजाइम। मैंने बोला ना कि लीवर और अग्नाशय दोनों अपना रस जो है कहाँ छोड़ते हैं, छोटी आंत में। कहाँ छोड़ते हैं, छोटी आंत में। तो लीवर में कौन सा रस, पित्त रस, हमने देख लिया उसको। और आपका जो है क्या कहते हैं, छोटी आंत में कौन सा रस, क्या बोलते हैं, अग्नाशय से कौन सा रस, अग्नाशय रस निकलता है। अब अग्नाशय रस में एंजाइम होते हैं, उसको देख लेते हैं। अग्नाशय रस में क्या होता है, एंजाइम होता है, उसको देख लेते हैं। तो एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ये तीनों एंजाइम आपका किस में होते हैं, अग्नाशय रस में होते हैं। कैसे प्रश्न आएगा सर, बोलेगा एमिलेस एंजाइम किस में पाया जाता है, अग्नाशय में। ट्रिप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है, अग्नाशय में। लाइपेज एंजाइम किस में पाया जाता है, तो
अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। एमिलेस एंजाइम ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन। ठीक है ना। चलिए, छोटी आंत में दीर्घ रोम होता है जो पोषक तत्व का अवशोषण करता है, वही दीर्घ रोम अभी बताया ना। मान चलिए छोटी आंत है, इसमें क्या होता है, उंगली नुमा से उभार होता है जो कि दीर्घ रोम जैसा, जिससे क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। बड़ी आंत, इस भाग में पचे हुए भोजन का तथा जल का अवशोषण होता है और साथ ही अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, पहले ही बोल दिए हैं। गुदाद्वार क्या है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा। गुदाद्वार है ना जो आपका था, वहाँ क्या होता था, रेक्टम यानी कि मलाशय में मल जमा होता था और गुदा में छिद्र होता था, उससे बाहर निकलता था। ठीक है ना। वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जिससे वह पानी में घुलनशील हो जाते हैं, पाइसीकरण कहलाता है। देखो बोल देगा पाइसीकरण क्या है, इमल्सिफिकेशन कुछ भी नहीं है मेरे भाई। वसा के बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ना। कौन तोड़ेगा, पितरस। कौन तोड़ेगा, पितरस। अभी देखें तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये प्रक्रिया कहलाएगी पाइसीकरण। बोलेगा पाइसीकरण क्या है, तो वसा के बड़े गोले को छोटे गोले में तोड़ना पाइसीकरण कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, अब बोलेगा वसा का पाइसीकरण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। यकृत से आने वाले पित्तरस के लवण वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे वसा आसानी से पच जाता है। बोलेगा वसा का पाइसीकरण कहाँ होता है, छोटी आंत में। भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला वसा पचता ही कहाँ है, तो पचता है छोटी आंत में। वसा पचता ही कहाँ है, छोटी आंत में पचता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से पचना स्टार्ट होता है, मुंह से पचना स्टार्ट होता है, पूरा कहाँ पचेगा, छोटी आंत में। प्रोटीन कहाँ से पचना स्टार्ट होता है, अमाशय में, पूरा कहाँ पचेगा, छोटी आंत में। वसा कहाँ से पचना स्टार्ट होता है, छोटी आंत में, और पूरा पचेगा छोटी आंत में। बाकी विटामिन और खनिज लवण वो तो इतने छोटे हैं कि ऐसे ही पच जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये लगभग मैंने आपको पूरा करा ही दिया। तो फाइनली मेरे भाई डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़त्म होता है। और कुछ ये है दांतों की, यहाँ पर हमने विशेषता लिख दी है, इसको देख लेना। इसको पढ़ देते हैं एक बार हम फिर से। मनुष्य के दांत गर्त दंती होती हैं, यानी कि थीकोडेंट होते हैं, मतलब दांत जबड़े की हड्डियों के सांचे में फिट होते हैं। बताइए हमारा दांत जो है, मनुष्य का दांत जबड़े में फिट रहता है कि नहीं, अरे जबड़ा में दांत है ना, ऐसा तो नहीं है कि दांत हवा में लटक रहा है आपका दांत क्या जबड़े में फिट है। तो जबड़े में फिट है, इस प्रकार की विशेषता क्या करते हैं, थीकोडेंट मतलब गर्त दंती कहते हैं। बोलेगा गर्त दंती का मतलब क्या होता है, गर्त दंती का मतलब होता है दांत एक फिक्स सांचा में फिट है, जबड़े में फिट है। ठीक है। मनुष्य के दांत द्विबार दंती होती है, मतलब हमारे दांत दो बार आते हैं, एक बार बचपन में आते हैं, एक बार वयस्क में आते हैं। बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, और वयस्क में 32 दांत। तो एक बार 20 दांत आ रहे हैं, एक बार 32 दांत, टोटल 52 दांत आ रहे हैं लाइफ में। ठीक है ना। चलिए, तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ, मनुष्य के दांत द्विबार दंती डाइफोडेंट होते हैं, मतलब जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक बार अस्थाई कितना हो गया 20, और अस्थाई 32। अस्थाई बोल लो या दूध वाले दांत बोल लो या बच्चों वाले दांत एक ही है, क्योंकि टिकते नहीं हैं, इसीलिए इसको अस्थाई बोलते हैं। मनुष्य के दांत विषम दंती होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब सारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं। विषम दंती का मतलब क्या हो गया, आप बताइए कि हमारा सारा दांत एक ही जैसा दिखता है क्या, कहाँ दिखता है एक जैसा, रत्नक अलग दिखता है, चौर्णक अलग दिखता है ना, आपका कृंतक अलग दिखता है, तो सब अलग अलग दिखता है, इसीलिए इसको विषम दंती कहते हैं, हेट्रोडोंट। समझ गए बात को। तो ये फाइनली हमारा पूरा ख़त्म होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आएगा आपका रेस्पिरेटरी, और देखते हैं उसमें 2-3 को मिक्स करेंगे, एक ही वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। कमेंट में अपना ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।